चैप्टर 11 देख रहे हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। हमने एनालिटिकल ज्योमेट्री देखा पहले 2 डायमेंशन में और 3D का इंट्रोडक्शन किया जो पहले हमने देखा था, और उसके बाद हमने अब वेक्टर्स देख लिया। वेक्टर अलजेब्रा जानते हैं हम, और इस वेक्टर अलजेब्रा को हम 3D ज्योमेट्री में लगाएंगे। यानी कि जो 3D ज्योमेट्री है वो आपको खासतौर पे जो वेक्टर्स हैं इसमें 3D ज्योमेट्री आपको जो व्यू है, जो नेचुरल लाइफ का व्यू है वो देगी। हम यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज देखेंगे जब हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, लाइन बनाएंगे, फिर इक्वेशन देखेंगे लाइंस की, और उसके बाद हम प्लेन्स देखेंगे अलग अलग कंडीशन में, उनके बीच में एंगल क्या है, 2 लाइन के बीच में, 2 प्लेन्स के बीच में क्या है, द लाइन और प्लेन के बीच में क्या है, और डिस्टेंस क्या होता है, बहुत शॉर्टेस्ट 2 स्क्यू लाइंस और डिस्टेंस किसी पॉइंट का जो प्लेन पे है, और जितने भी रिजल्ट हैं वो हम वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे। इसके अलावा जो रिजल्ट है उसको कार्टेशियन फॉर्म में भी चेंज करेंगे ताकि थोड़ा सा मोर क्लियर, जिसे कहते हैं क्लैरिटी हो आपके, चाहे आप उसको 2D में देख रहे हो, 3D में देख रहे हो, कार्टेशियन में देख रहे हो, या फिर आप उसको कॉस साइन के फॉर्म में देख रहे हो, वो सारी चीजें आपके सामने रखी जाए। तो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं किसी लाइन के, आपको याद होगा कि जो डायरेक्टेड लाइन L है वो जो ओरिजिन से पास हो रही है वो अल्फा, बीटा और गामा एंगल बना रही है। कहां से? देखिए ये पॉइंट है, यहां से अगर आप इस लाइन के बारे में बात कर रहे हो OP, तो ये अल्फा x के साथ, बीटा y के साथ और गामा z के साथ, यानी x y z एक्सेस के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा, बीटा, गामा है। और इनका हम कोसाइन लें, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन इस लाइन का, विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। यदि हम रिवर्स कर दें डायरेक्शन इस L की, इस L की हम डायरेक्शन ही रिवर्स कर दें तो वो सप्लीमेंट से चेंज हो जाएगा, यानी कि 180 माइनस थीटा हो जाएगा। 180 माइनस मतलब पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। तो केवल जो डायरेक्शन कोसाइंस है उनके साइंस बदल जाएंगे। अब जो लाइन आपको मिली है उसको हम कहां कहां बढ़ा सकते हैं? किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसके हर एक लाइन के 2 डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, 2 सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो अगर आपके पास यूनिक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन है किसी लाइन के लिए, तो हम क्या करेंगे, उस लाइन को डायरेक्टेड लाइन लेंगे और इस डायरेक्शन कोसाइंस की जो संज्ञा हम देंगे उनको हम L, M और N से डिनोट करेंगे। ओके, तो अब यदि एक लाइन, एक और चीज समझ लीजिएगा कि यदि कोई लाइन है स्पेस में और वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो उसका अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से जो उस लाइन के पैरेलल हो। उसके बाद वो जो डायरेक्टेड लाइन है ओरिजिन से उसको लेंगे और उसका डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे, और दोनों पैरेलल लाइंस के सेम डायरेक्शन कोसाइंस होंगे क्योंकि एंगल तो कभी चेंज नहीं होता, राइट। उसके अलावा कोई 3 नंबर जो प्रोपोर्शनल हो डायरेक्शन कोसाइन के किसी लाइन के लिए, उन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। यानी L, M, N अगर आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं और ABC डायरेक्शन रेशियोज है उस लाइन के, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि A इक्वल टू लैम्डा L, मतलब एक लैम्डा कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट हो सकता है, B लैम्डा M और C लैम्डा N है किसी भी नॉन जीरो लैम्डा के लिए। अब ABC हमने जैसे कहा डायरेक्शन रेशियोज है किसी लाइन के, और LMN है डायरेक्शन कोसाइंस, DC कहते हैं इसको। तो हमने कहा कि इनका रेशियो L बाय A, M बाय B और N बाय C K होता है कांस्टेंट। तो L को हमने अभी भी लिखा था A के, M को B के और N को C के। यहां पर जरा इनका स्क्वायर कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर तो 1 होता है। अब इनको ऐड करेंगे तो K बाहर ले लीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यानी कि K कितना आ गया, प्लस माइनस C को इधर ले जा लीजिए, रूट कर लीजिए इसका नीचे ले जाके, तो प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो इसी से अब अगर हमने ये देखा यहां पर A बाय L था, दिस इज L बाय A इक्वल टू K, और यहां पर भी हमने देखा इस जगह पे A इक्वल टू लैम्डा L। तो यहां पर अगर हम ये K या फिर लैम्डा निकाल लें तो इसका A बाय लैम्डा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लिख सकते हैं। तो L, M, N इनको तीनों को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये पूरी तरीके से जो डिजायर्ड साइन है K का, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उस हिसाब से हम L, M, K लेंगे। तो कोई भी लाइन यदि ABC उसके डायरेक्शन को रेशियोज हैं उस लाइन के, और KA, KB, KC
जहां के जीरो नहीं होना चाहिए, इसको हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज का सेट। तो कोई भी दो डायरेक्शन रेशियोज का सेट किसी लाइन का वो प्रोपोर्शनल होता है, और किसी भी लाइन के लिए इनफाइनाइट बहुत सारे आपके डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, कोई यूनिक नहीं है उसके लिए। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। अब आप देखें, एक आपके पास लाइन है, ये आर एस, ये लाइन है आपके पास आर एस, इसके डायरेक्शन कोसाइंस है एल, एम और एन। अब इस ओरिजिन से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगी इस लाइन के, ओके, और जो पास हो रही है इस पी से, इस पी पॉइंट से, और इस पी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पी ए, ऐसे एक्स एक्सिस पे। इसको जरा 3D में व्यू करने की कोशिश करिए। तो यहां पर हमने जब ड्रॉ किया तो ये क्या आ गया, ओपी, ये ओपी आर है, ये ओपी आर हो गया, ये आपका ओए हो गया, ये एक्स एक्सिस पे है, और ये जो है ये आपका पी हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। तो यहां से आपको क्लियर पता चल रहा है कि ओपी आर है, और कॉस अल्फा क्या है, व्हाट इज कॉस अल्फा? अल्फा हम जानते हैं दैट इज ओ ए बाय ओपी। अगर हम इसको लेंगे ए ओ ए बाय ओपी, कॉस अल्फा इज बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज एक्स बाय आर, तो एक्स बाय आर लिख सकते हैं इसको। अगर हम इसको अल्फा माने तो ये वाला अल्फा होता है। तो इससे क्या मिला हमें, एक्स इक्वल टू, अगर इसको बराबर कर दें, एक्स इक्वल टू इसको एल आर, एक्स इक्वल टू एल आर। तो इससे, क्योंकि ये कॉस अल्फा ही एल है, एक्स इक्वल टू एल आर हो गया, वाई इक्वल टू एम आर हो गया, जेड इक्वल टू एन आर हो गया। ये तीनों, अगर ये जो हमने किया इसको हम तीनों के हिसाब से करेंगे। अब एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर को आप ऐड कर दीजिए, ये क्या आएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि सब एम आर एन आर है, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रहेगा। अब ये क्या होता है, ये तो आर स्क्वायर के बराबर है ना, ये आर स्क्वायर के बराबर है, ये n1, ये 1 के बराबर है। और क्योंकि ये 1 के बराबर है, और हम ये कैसे माने कि 1 के बराबर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होता है। जब भी आप किसी, अभी हमने जो ओपी पॉइंट दिया था 3D पॉइंट में, ये लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर ही तो है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का मतलब ये है कि ये 1 होना चाहिए, इसलिए ये 1 है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है किसी लाइन का जो 2 पॉइंट से पास होगी, क्योंकि 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे किसी लाइन का इस पी पॉइंट और क्यू पॉइंट से। पी इसमें ये हो गया, क्यू ये हो गया, आपका पी और क्यू ये हो गया। तो पी हमारा कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 z1, क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 z2। तो एल एम एन, इसको हम डायरेक्शन कोसाइंस माने इस लाइन पी क्यू के, इस लाइन के बारे में बात हो रही है, और हम ये कहें कि अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड एक्सिस से बना रही है। तो जो परपेंडिकुलर हम पी और क्यू से एक्स जेड, इस एक्स वाई प्लेन पे डालेंगे, ये एक परपेंडिकुलर डाला, ये एक परपेंडिकुलर डाला, तो यहां आर और एस पे ये एक्स वाई प्लेन पे मिल रहे हैं, ये एक्स वाई प्लेन है। तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पी से लेकर इस क्यू एस पे, ये वाली लाइन, ये लाइन पी से क्यू एस पे, ताकि ये एन पे जाके मिले। अब हमारे पास जो राइट एंगल बना, ये ऊपर वाला बता रहा हूं, पी क्यू एन वाला, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप बहुत ध्यान से देखिए कि पी एन क्यू में, इस पी एन क्यू में ये जो पी क्यू एन है, ये गामा है, ये गामा है। और इसके बाद जब ये हमारे पास गामा हो गया, तो हम ये, क्योंकि ये वाला गामा है, हम जो ये वाला एंगल बना रहे हैं ना इसके साथ, ये जो इस तरीके से बनेगा जाके, ये वाला गामा है, तो ये वाला भी गामा होगा, इसलिए भी गामा हो गया। ये गामा इसलिए लिया क्योंकि हमको ये साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालेंगे तब काम बनेगा, इसलिए हमने कहा कि ये गामा है और ये भी गामा है, क्योंकि जो जेड एक्सिस से होता है वो गामा होता है, डायरेक्शन कोसाइन का जो एंगल होता है। अब कॉस अल्फा सीधा एन क्यू बाय पी क्यू कर दीजिए, यानी कि कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। तो बेस इसका क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बेस होगा क्यू एन, ये वाला, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी ये वाली। लेकिन बेस क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज क्या है और बेस क्या है। देखिए जो एन क्यू है वो तो Z2 माइनस Z1 है, क्योंकि आप Z की डायरेक्शन में है, ऊपर वाला और नीचे वाला आप माइनस कर दीजिए, Z2 माइनस Z1। इसी तरीके से और PQ लिख दीजिए, है ना। अभी PQ आप देखते हैं क्या है, कॉस अल्फा। इसी तरीके से अगर दूसरे, यही एनालॉजी मैंने जो बताई वही दूसरी जगह करेंगे, तो x2 माइनस x1 बाय PQ, ये अल्फा जो होता है, x एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, और y एक्सिस के बारे में बात करेंगे तो y2 माइनस y1 बाय PQ हो जाएगा। तो डायरेक्शन को साइन किसी भी लाइन जो एक P और X से जा रही है, P और Q से जा रही है, वो क्या है,
x2 माइनस x1 बाय pq, y2 माइनस y1 बाय pq और z2 माइनस z1 बाय pq। और pq की लेंथ क्या होगी? अगर आपके पास x1 मतलब 2 पॉइंट्स है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो क्या होगा इसमें? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ये आपका pq हो गया। तो डायरेक्शन रेशियो दो लाइन जो ज्वाइन होती है वो हम x2 माइनस x1 y1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 यानी कि इस तरीके से हम लेते हैं, राइट। अगर आपको जो मैंने बताया उसमें थोड़ी सी भी शंका होगी तो हम ये एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर एक लाइन बना रही है एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स वाई जेड एक्सिस से, तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने। तो डायरेक्शन कोसाइन को मान लीजिए एल एम एन है और आपको एल जो दिया है 90 डिग्री, मतलब जो थीटा है 90 डिग्री है, तो एल क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री 0, इस तरीके से कॉस 60 निकाल लीजिए, कॉस 30 निकाल लीजिए। ये आपका क्या आ गया? अलग अलग वैल्यू, ये तीनों वैल्यू निकाल के आप देखेंगे एक बार 0 आएगा, एक बार हाफ आएगा, एक बार √3/2 आएगा। यदि लाइन जो उसके डायरेक्शन रेशियोज 2, -1 और -2 है तो आपको इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या निकलता है? इन तीनों का स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट करके डिवाइड कर दीजिए इन तीनों से। तो डायरेक्शन कोसाइन इसी तरीके से निकलता है 2/this, 2/this, 2/3। ये बेसिकली आपका दिस इज नथिंग बट 9 आएगा, √9 is 3। तो ये थे आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ गया, आपके डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए। तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं एक लाइन के जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। तो इसका हमने पूरा का पूरा अभी डेरिवेशन किया था। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर ये दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट है, तो x2 माइनस x1 बाय pq, ये जो दोनों पॉइंट है pq, y2 माइनस y1 बाय pq और z2 माइनस z1 बाय pq। तो pq क्या होगा? इसमें डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस में आप देखिए p आपको ये मिला है, q ये मिला है, यहाँ पर रख दीजिए, pq आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर करके ऐड करेंगे, फिर रूट निकालेंगे। तो pq आपका आ गया √77। बस आपको करना क्या है, ये जो वैल्यूज आई हैं, ये √77 आया है, उसको आपको किसे डिवाइड करना है? जो लाइन ज्वाइन कर रही है दो पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो क्या है? 1 माइनस ऑफ -3, 2 माइनस ऑफ 4 एंड 3 माइनस ऑफ -5। कितना आया? ये x2 माइनस x1 निकालना है ना, तो इसलिए ये 3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। दोनों को हम इसको इससे माइनस कर रहे हैं, हर एक x y y z के लिए अलग अलग डिवाइड किससे कर रहे हैं हम? जो इसका डिस्टेंस है उससे। डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं आपको x, y और z एक्सिस की। तो x एक्सिस 0 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री बनाती है x, y, z एक्सिस से। इसी तरीके से वो x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया? cos 0, cos 90, cos 90 यानी 100। इसी तरीके से डायरेक्शन कोसाइन y एक्सिस के 010 और z के हो जाएंगे 001। यही हम एनालॉजी लगाएंगे। तो आपको बताना है कि ये जो पॉइंट्स है 1, 2, 3 ये कोलिनियर है, ये कोलिनियर है बताना है। कोलिनियर के लिए हम क्या करेंगे? डायरेक्शन रेशियोज निकालने पहले इसके ए बी के। कैसे निकलेगा? 1 - 2, -2 ऑफ -3, 3 ऑफ -4। तो ये आ गए। इसी तरीके से आप BC का भी निकाल लीजिए, इन तीनों को माइनस करके, तो ये आ जाएगा आपका, मतलब ये दोनों आपके आ गए। अब यहां पर आप देखें कि जो डायरेक्शन रेशियोज हैं AB और BC के, ये प्रोपोर्शनल है। कैसे? अगर आप इसके अभी फिलहाल मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, ट्वाइस कर देता हूं, -1 या -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, -1, -5 और 7 को, तो क्या आएगा? -2 +2 हो जाएगा, ये होगा +10 और ये होगा 14, -14। तो ये जो चीज यही आ गई ना, तो ये इससे प्रोपोर्शनल है। तो जब ये दोनों प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब B जो है वो कॉमन पॉइंट है AB BC का, और ये बीच में लाया करता है, जो दोनों सीधे हैं। इसका मतलब ABC कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। तो लाइन की इक्वेशन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं अगर हम सिंपल बात करें तो, लेकिन हम वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन लेंगे उस लाइन की स्पेस में। तो एक लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो यूनिकली कैसे वो डिटरमाइन कर सकते हैं? वो एक पॉइंट से पास होती है और उसकी एक डायरेक्शन होती है, या फिर वो दो पॉइंट से पास होती है। ये दोनों ही केस में हम आराम से लाइन को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो अगर हम निकालना चाहे एक लाइन की इक्वेशन किसी पॉइंट से और जो पैरेलल है किसी गिवन वेक्टर के, तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि ये आपका पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का, इस पॉइंट का ओरिजिन से, ये आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जो ये एल है, ये वाली लाइन, ये लाइन है जो पास हो रही है इस ए से, और ये पैरेलल है इस लाइन के, ये लाइन इसके पैरेलल है।
तो आप ये मान लीजिए आर है, ये आर, ये पोजीशन वेक्टर है किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट जो इस लाइन में लाई करता है। तो एपी क्या होगा, एपी ये पैरेलल होगी इस बी के, तो एपी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी, लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो एपी क्या है इसमें, ओपी माइनस ओए, इस ट्रायंगल का ले लेंगे एपी, ओपी माइनस ओए यानी आर माइनस ए, आर माइनस ए हो जाएगा लैम्डा बी, क्योंकि वो लैम्डा के उसके पैरेलल है इसलिए लैम्डा बी किया। तो हम ये लिख सकते हैं कि किसी भी वैल्यू लैम्डा के लिए इक्वेशन जो है पोजीशन वेक्टर की किसी पॉइंट पी के लिए, तो वेक्टर इक्वेशन लाइन की हो गई आर, ये हो गया आर। इसको आप एक काम कर लीजिए कि आर ए को इधर ले जा लीजिए, आर हो जाएगा ए प्लस लैम्डा बी, बस ये इक्वेशन हो जाएगी। अगर हम देखें तो हम इसी की तो बात कर रहे हैं, इसी आर की तो बात कर रहे हैं, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो अगर आपके पास एक बी है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, एबीसी यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज है इस लाइन के, या फिर आप ये कहें कि एबीसी आपके डायरेक्शन रेशियोज है किसी लाइन के, तो ये जो होगी ये लाइन ऐसी, ये पैरेलल होगी उस लाइन के, और ये जो बी है ध्यान रखिएगा ये नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना आपको, बी अलग होता है और मॉड्यूलस भी अलग होता है। अब कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म से कैसे निकालेंगे हम, उसका डेरिवेशन देख लेते हैं। आप कोऑर्डिनेट मानिए किसी एक पॉइंट के x1 y1 z1 और डायरेक्शन रेशियोज लिखिए उस लाइन के ए बी सी, और कोई पॉइंट लीजिए, कोई भी पॉइंट x y z। तो r क्या होगा, अभी अभी हमने देखा x i प्लस वाई जे प्लस जेड के, a आपको दिया हुआ है, a वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये वाला a वेक्टर इसके लिए x1i प्लस y1 j प्लस z1 के, और b क्या होगा इसमें, b है ai प्लस bj प्लस c के, ये क्योंकि हमने डायरेक्शन रेशियोज इसके ये कहे, तो b ये हो जाएगा सीधा। अब देखिए ये जो वैल्यूज है ये हम जो पहली हमने इक्वेशन देखी उसमें डाल देंगे, कैसे, जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर इक्वेट करेंगे आई जे के से। तो x कितना आएगा, x1 प्लस लैम्डा है। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये जो 1 के बारे में बात हो रही है ना, वो इसके बारे में बात हो रही है, इसमें हमने रखा है r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। इसमें आप मान लीजिए सबके ऊपर वो है एरो है, सब वेक्टर है। तो हम कर क्या रहे हैं कि जो वैल्यूज है ये वाली हम इसके अंदर रख रहे हैं और फिर इक्वेट कर रहे हैं हर कोएफिशिएंट को आई जे के से। तो हम x को मान रहे हैं, अब x आएगा हमारा x1 प्लस लैम्डा ए, y होगा y1 प्लस लैम्डा बी, z होगा z1 प्लस लैम्डा सी। तो इससे हमें मिला क्या, जो पैरामीट्रिक इक्वेशन मिली वो सीधी x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी और z माइनस z1 बाय सी, ये कार्टेशियन इक्वेशन है उस लाइन की। तो अगर एल एम एन आपके डायरेक्शन कोसाइन है लाइन के, तो जो इक्वेशन होगी लाइन की वो होगी सिंपली x माइनस x1 बाय एल, y माइनस y1 बाय एम और z माइनस z1 बाय एन, ये वाली बात, ये कार्टेशियन इक्वेशन है लाइन की। अब एग्जांपल से समझते हैं इसको। आपको वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है लाइन की, ये पॉइंट से ये पास हो रहा है और जो पैरेलल है इस लाइन के, एक बहुत एग्जाम में आता है इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके पास ए क्या है, ये वाला पॉइंट ए हो गया, 5i प्लस 2j माइनस 4k, ये आपके पास बी दिया हुआ है ना। अब जो वेक्टर लाइन है, वेक्टर इक्वेशन होगी लाइन की, वो सिंपली क्या है, आर इक्वल टू दिस ए प्लस लैम्डा बी, ए रखिए प्लस लैम्डा बी रखिए, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा डी। अभी हम देख ही रहे हैं सब वेक्टर्स हैं इसमें, तो हमने क्या किया, ए को यहां रखा, बी को यहां रखा, क्योंकि ए जो है वो पॉइंट है और ये पैरेलल है इस लाइन के, तो ए प्लस लैम्डा बी हो गया। अब जो आर है वो ये पोजीशन वेक्टर है किसी भी पॉइंट पी एक्स वाई जेड का, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को बराबर कर दीजिए इससे। अब जरा इसको हम आई जे के अलग ले लेते हैं, मतलब आई जे के ले लेते हैं, बाकी सबको कंबाइन कर देते हैं, 5 प्लस 3 लैम्डा आई, ये जे ये के। अब इनको इक्वेट कर दीजिए एक्स से, इसको कर दीजिए वाई से, इसको कर दीजिए जेड के। तो हम जैसे लैम्डा को एलिमिनेट करेंगे हमारे पास आएगा एक्स माइनस 5 बाई 3, वाई माइनस 2 बाई 3 और जेड प्लस 4 बाय माइनस 8। यही इक्वेशन है लाइन की कोऑर्डिनेट कार्टेशियन फॉर्म। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, अब दो पॉइंट्स आपके पास, अब ऐसी लाइन निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। तो देखिएगा इसमें ये जो ए है, ये वाला ए, ये और बी, ये पोजीशन वेक्टर है दो पॉइंट्स ए के और बी के, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, और ये एक प्लेन में है। हम कह रहे हैं ये r, ये कोई पोजीशन वेक्टर है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए x y z। तो जो p है ये पॉइंट है इस लाइन में, तब कब पॉइंट होगा ये, जबकि AP r माइनस ए होगा, r माइनस ए, क्योंकि ये ट्राइंगल वाली इक्वेशन लेंगे हम, ट्राइंगल वाला जो सम होता है। और ये PB क्या होगा, या कहें कि AB AP अगर ये है तो AB क्या होगा, ये होगा B माइनस ए,
है ना, एक आर माइनस है एक बी माइनस है, ये कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। तो पी ये लाइन में, इस लाइन में है तब होगा जब ये दोनों, क्योंकि एक ही लाइन में ना कोलिनियर पॉइंट है, तो इसका मतलब दिस इक्वल टू लैम्डा ऑफ दिस, तो आर माइनस ए विल बी इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी माइनस ए। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, यही तो हो गई वेक्टर इक्वेशन लाइन की। तो अगर हमको इसको डिराइव करना है वेक्टर फॉर्म में, यानी कार्टेशियन फॉर्म को निकालना है वेक्टर फॉर्म से, तो आर अगर आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, ए आपका एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के है, और बी ये है आपके पास। तो अगर इनको हम इसमें रख दें, ये वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में रखना है एक एक करके, तो आपको क्या मिलेगा, ये चीज मिल जाएगी। हमने इक्वेट किया और यहां पर इनको अब जब ये साथ में लिख दिया ना, तो लैम्डा एक्स, जो आई वाले टर्म एक साथ ले लीजिए, वाई वाले टर्म एक साथ ले लीजिए, जेड वाले टर्म्स एक साथ ले लीजिए, आई जे के सॉरी, और उनको इक्वेट कर दीजिए। तो x1 आपका ये हो जाएगा, x हो जाएगा ये, y हो जाएगा ये, z ये हो जाएगा। अब लैम्डा जैसे एलिमिनेट करेंगे आपके पास आएगा, मतलब करना कुछ भी नहीं है, इसको इधर ले जाइए, बाय डिवाइड बाय x1 कर दीजिए, लैम्डा अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, और सबको इक्वेट कर दीजिए। तो x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, और z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1, ये इक्वेशन होगी लाइन की कार्टेशियन फॉर्म में। किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। आपको वेक्टर इक्वेशन निकालना है लाइन जो पास हो रही है यहां से और यहां से। बड़ा आसान हो गया, क्योंकि अब तो हमारे पास पॉइंट भी आ गए, ए और बी ये है, तो ए ये है, बी ये है। ए को लिख लीजिए पहले इस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, बी को लिख लीजिए वेक्टर फॉर्म में, फिर आप बी माइनस ए निकाल लीजिए, मतलब इन दोनों को माइनस कर दीजिए। ये आपको आई जे के है, ये आई जे के है, इसके सामने कोएफिशिएंट है, रख लीजिए, बी माइनस ए निकालिए, इससे इसको माइनस कर दीजिए। तो आपके पास ये जो बी माइनस ए आया, सीधा आपका सोल्यूशन क्या होता है इसमें? आपने अभी देखा ये वाली क्या चीज है, दिस वन, ए आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, तो लैम्डा ये हो गया और बी माइनस ए रख लीजिए, ये आपका आर हो जाएगा। कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है लाइन की, इस लाइन की, और आपको वेक्टर इक्वेशन भी निकालनी है इस लाइन की। तो अगर इसको हम कंपेयर करें, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने सीखा, एक्स माइनस एक्स वन बाय ए, वाई माइनस वाई वन बाय बी, और जेड माइनस जेड वन बाय सी, तो 3 आपका x1 है, माइनस 3 बेसिकली, माइनस x1 3 है, ये माइनस 5 आपका माइनस y1 के बराबर है, 6 आपका माइनस z1 के बराबर है। x1 y1 z1 आपके पास आ गया, और ये जो नीचे है ये a b c, यानी कि डायरेक्शन वाले की बात हो रही है ये, तो a b c ये हो गए आपके। और जो लाइन है हमारे पास, उसका तो सीधा हमें इक्वेशन पता ही है, एक लाइन जो पास हो रही है यहां से, इन तीनों से, और जो पैरेलल है इससे, ये वाले ए बी सी से, मतलब ये डायरेक्शन इसके रेशियोज है। तो आर जो पोजीशन वेक्टर है किसी भी पॉइंट का ऑन दिस लाइन, वो वेक्टर इक्वेशन में दिखाया जाएगा। तो आर आपको ये लिखना है, ये वाला पहला वाला, दिस वन, लेकिन ये आईजे के फॉर्म में लिखना है, प्लस लैम्डा एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब आपके पास दो लाइन है, ये L1 है, ये L2 है, ये मान लीजिए ओरिजिन से पास हो रही है, इनके डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये पहले वाले के हैं A1 B1 C1 यानी कि ये, और दूसरे वाले के हैं A2 B2 C2। अब P कोई पॉइंट ले लीजिए आप लाइन L1 पे, और Q कोई पॉइंट ले लीजिए L2 पे। अब जो डायरेक्टेड लाइंस हैं OP ये वाली और ये वाली OQ, ये यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं, और इनके बीच में जो एंगल है थीटा, ये एक्यूट एंगल है इन दोनों के बीच में। अब जो डायरेक्टेड लाइंस है सेगमेंट या OP या OQ, ये वेक्टर्स हैं जिनके कंपोनेंट आपको A1 B1 C1 और A2 B2 C2 मिले हैं। तो अगर आप इनके बीच में एंगल जानना चाहते हैं cos थीटा, तो वो सिंपली है A1 A2 B1 B2 C1 C2, और उसके बाद अंडर रूट इसका, इन तीनों का जब हम वेक्टर बनाएंगे तो उसका स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, और दोनों का यहां पर मॉड साइन। आप ध्यान रखिएगा कि क्योंकि साइन थीटा आपका अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस थीटा अभी मैंने बताया क्या होता है, इसको यहां रखेंगे तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा। अगर साइन थीटा निकालना चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल घबराइए ना, ये जो चीज है ये बहुत आसानी से, जैसे आप कॉस थीटा निकालेंगे, ये बस आपको अंडर रूट 1 माइनस वो वैल्यू रखनी है, वो छोटी सी वैल्यू आती है, क्योंकि आप जानते हैं कि -1 से 1 तक ही वेरी करता है। तो डायरेक्शन रेशियोज जो है L1 और L2 के लिए हमने इसको लेने की जगह, अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस है, यानी कि L1 M1 N1 और L2 M2 N2, तब आप क्या करेंगे, तब cos थीटा निकलेगा L1 L2 M1 M2 N1 N2, जहां पर ये दोनों बराबर होंगे 1 के, अगर इनका स्क्वायर करें तो। जो डायरेक्शन कोसाइंस है उनका स्क्वायर करेंगे तो वो 1 के बराबर आना चाहिए।
ऐसी साइन थीटा कैसे निकलेगा, वैसे ही कर सकते हैं आप, अंडर रूट 1 माइनस करके कर सकते हैं, तो ये चीज आ जाएगी। तो दो लाइन जिनके डायरेक्शन रेशियोज ये है A1 B1 C1 और A2 B2 C2 परपेंडिकुलर है यदि थीटा आपका 90 डिग्री आ जाएगा। cos 0 1 होता है, cos 90 जो होता है वो cos 0, बहुत ध्यान से देखिएगा, cos 0 1 होता है और cos 90 जो होता है cos 0 is 1, ये आपका 0 होता है। तो अगर थीटा 0 है इसका मतलब ये 0 होना चाहिए, देखिए यहाँ पर ये 0 है, तो यहाँ पर A1 B1 A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इनको जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए। और यही हम अगर लॉजिक इसमें लगाएं तो ये क्योंकि cos थीटा 0 है तो वो 1 होना चाहिए, ये इक्वल टू 1 करेंगे तो इसका मतलब A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 ये कोई ना कोई एक प्रॉपर रेशियो में होने चाहिए। अगर आपको अब एंगल निकालना है दो लाइंस के बीच में जब उनकी इक्वेशन दी है, तो अगर मान लीजिए एक इक्वेशन ये है R, ये भी R है और इनके बीच में आपको एंगल निकालना है A1 प्लस लैम्डा B1, ये आपकी एक लाइन हो गई, ये A2 प्लस म्यू B2 हो गई। तो इसको कैसे निकालेंगे, आप ये जो लैम्डा के बाद की जो चीज है उनको लेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दोनों का यहाँ डिवाइड करेंगे और cos थीटा बोलेंगे। अगर इसी को कार्टेशियन फॉर्म में यानी कि थीटा निकालना है दो लाइनों के बीच में एंगल कार्टेशियन फॉर्म में, तो x माइनस x1 बाय A1 y माइनस y1 बाय B1 z माइनस z1 बाय C1, ये आपकी एक इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन हो गई। और A1 B1 C1 A2 B2 C2 अगर आपके डायरेक्शन रेशियोज है और ये जो लाइन है ये इसके डायरेक्शन रेशियोज है, क्योंकि A1 B1 C1 आपको दिख रहा है, A2 B2 C2 ये डायरेक्शन रेशियोज है, तो इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एंगल निकालने के लिए। cos थीटा होगा A1 B1 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। आपको एंगल निकालना है बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस दीज टू। अब अभी जो हमने सीखा वो डायरेक्ट लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये B1 है, ये B2 है, सीधा B1 डॉट B2 कर दीजिए, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए। अब इसका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इसका अंडर रूट करिए और फिर आप क्या करेंगे कि इनका डॉट प्रोडक्ट तो आप खैर निकाल ही लेंगे, 1 इंटू 3 2 इंटू 2 और 2 इंटू 6 इनको ऐड कर दीजिए और ये आपका 3 मतलब अंडर रूट 9 आएगा, ये आपका अंडर रूट 49 आएगा, तो ये 3 इंटू 7 हो जाएगा 19 बाय 21, ये आपका cos थीटा होगा, तो थीटा होगा cos इनवर्स 19 बाय 21। आपको एंगल निकालना है बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पर इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3 5 4, इसके क्या है 1 1 2। अब आपके पास डायरेक्ट वैल्यू मिल गई, 3 इंटू 1 करिए, 5 इंटू 1 करिए, 4 इंटू 2 करिए, जोड़ के यहाँ रख दीजिए। इसका अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दोनों निकालिए यहाँ रख दीजिए, 8 रूट 3 बाय 15 आ जाएगा। cos इनवर्स थीटा होगा cos इनवर्स ऑफ दिस। दो लाइनों के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब इसको देखिए, दो लाइंस किसी भी स्पेस में वो इंटरसेक्ट करेंगी, मैं 2D की बात कर रहा हूं, 3D में हो सकता ना करे, तो अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे तो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा, क्योंकि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करी, क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन अगर ये लाइन पैरेलल है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके बीच में क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि लेंथ एक परपेंडिकुलर जो एक पॉइंट से दूसरी लाइन में किसी पॉइंट पे बनाई गई। अब मैंने जैसे बताया कि जैसे 3D आप व्यू लिखिए, क्योंकि हम 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, इसमें ऐसी भी सिचुएशन है जहां पर अलग अलग प्लेन में ना तो वो पैरेलल होंगी ना इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि वो उनका प्लेन ही ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो इन लाइनों को हम कहते हैं नॉन प्लेनर या कहते हैं स्क्यू लाइन्स। क्या कहते हैं, नॉन प्लेनर या स्क्यू लाइन्स। अब ये देखिए रूम देखिए 1 3, ये जो रूम है इसमें एक्स वाई जेड जो इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं, कुछ ऐसी लाइन है जैसे ये लाइन और ये लाइन, या और कोई लाइन इसमें बना लें, तो कुछ लाइनें तो आपकी टकराएंगी आपस में, कुछ नहीं टकराएंगी या कोई इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सीधी सी बात यह है कि जो स्क्यू लाइन्स है, उन स्क्यू लाइन्स के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो दोनों ही लाइन के परपेंडिकुलर होगा, बस इतना जानना जरूरी है फिलहाल के लिए। तो डिस्टेंस क्या होगा दो स्क्यू लाइंस में, दो लाइंस आपके पास है L1 L2, ये दोनों स्क्यू लाइंस है। इनकी इक्वेशन एक की लिख सकते हैं A1 प्लस लैम्डा B1, दूसरे की लिख सकते हैं A2 प्लस म्यू B2। अब एक पॉइंट ले लेते हैं S इस लाइन 1 पे, इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए A1 है और ये T
L2 पे ले लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं A2 है, इसका A1। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसके, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका होगा ये जो प्रोजेक्शन ST का प्रोजेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी इसका प्रोजेक्शन, अगर मैं इसका इस तरीके से प्रोजेक्शन मानूं तो यही प्रोजेक्शन हुआ, तो ये प्रोजेक्शन होगा बेसिकली। तो यदि PQ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है L1 L2 के बीच में, तो परपेंडिकुलर होगा ये B1 और B2, जैसे मैंने बताया कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों लाइनों स्क्यू लाइंस में, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर होगा ये। अब दोनों से परपेंडिकुलर हुआ तो जो यूनिट वेक्टर n है अलोंग PQ, वो क्या होगा, B1 क्रॉस B2। मैं कह रहा हूं कि अगर ये इस तरीके से परपेंडिकुलर है दोनों के, तो एक इनके ऊपर भी होगा जो n कैप बाहर निकल के आ रहा होगा, जो हमने राइट हैंडेड सिस्टम में पढ़ा हुआ है, B1 क्रॉस B2, B1 इंटू B2 इसका मैग्नीट्यूड। तो PQ क्या हो गया, ये डिस्टेंस इंटू n कैप, D आपका मैग्नीट्यूड है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, n कैप उसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो थीटा जो है एंगल ST और PQ में, अभी जो आपने दोनों लाइन देखी, वो सीधा उसका प्रोजेक्शन होगा, PQ विल बी ST cos थीटा, और cos थीटा क्या होगा, PQ डॉट ST बाय PQ ST, इसका जो मैग्नीट्यूड है नीचे वालों का। तो ये हमने बोला dn है, ये ST है A2 माइनस N1, क्योंकि ST का मतलब A2 माइनस A1 ही है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो इट इज नथिंग बट A2 माइनस A1, डिफरेंस ऑफ द डायरेक्शन वैल्यूज। और फिर यहां पर D क्रॉस N है आपका, है ना, ये D है, ये ST है। जरा इसको देखिए, ये D को जरा कैंसिल आउट कर सकते हैं, बचता है आपका ये ST हो गया। अब ST को बाहर रख सकते हैं अभी फिलहाल, और हम ये कह रहे हैं कि A2 माइनस S1 हमने यहां रख ही दिया, लेकिन ये ST जो है नीचे वाला, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है PQ, वो क्या है, ST cos थीटा, ST cos थीटा है ना, राइट। तो इसकी जगह अगर आप PQ या ST cos थीटा रखना चाहेंगे, तो इसका मतलब ये जो चीज आ गई है आपकी, उसमें ST मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ST कैंसिल होगा। ये A2 माइनस A1 तो समझ गए। अब ये D कैप जो है, D n कैप, ये किसके बराबर आया आपका, B1 क्रॉस, इसके बारे में, इसको इधर ले जाएंगे तो B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बाय B1 क्रॉस B2, ये आपका डिस्टेंस हो गया। दिस इज कॉल्ड दी रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो लाइनों के बीच में। कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको थोड़ा सा भी शंका हो तो केवल इसको याद रखिए, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना हो तो दो लाइंस है आपके पास, ये L1 L2। अगर इसका आपको डिस्टेंस निकालना हो तो x माइनस x1 और x माइनस x2 की जगह आप x2 माइनस x1 लिखिए, y2 माइनस y1 लिखिए, z2 माइनस z1 लिखिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसका एक आपका डिटर्मिनेंट होगा, और डिवाइडेड बाय, अब a, अगर इसकी बात करें a के लिए तो क्या बनेगा, b1 c2 माइनस b2 c1, ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर b की बात करें तो a1 c2 और a2 c1 स्क्वायर कर दीजिए, और अगर आप c की बात करें तो a1 b2 माइनस a2 b1, इसका स्क्वायर कर दीजिए। दो पैरेलल लाइन का अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो ये आपके पास L1 है, ये L2 है, और ये पैरेलल है और ये कोप्लेनर भी है, एक प्लेन में है, तो बहुत आसान है इसका। तो फिर क्योंकि R आपका ये है A1 लैम्डा B और R है A2 लैम्डा म्यू B, क्योंकि A ये जो B है इसमें, ये दोनों क्योंकि पैरेलल है इसलिए B कॉमन लेंगे। A1 आपका पोजीशन वेक्टर है पॉइंट S का L1 पे, और A2 आपका पोजीशन वेक्टर है पॉइंट T का L2 पे। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि L1 और L2 आपके कोप्लेनर है, और यदि जो फुट है परपेंडिकुलर T से इस लाइन पे वो P है, तो डिस्टेंस क्या होगा L1 L2 का, TP, ये तो डिस्टेंस होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा जो एंगल होगा वेक्टर ST इसके और इसके बीच में, B के बीच में, इसके बीच में हो जाएगा B इंटू ST, राइट। हम ये कह रहे हैं B हमारे पास दोनों का कॉमन वैल्यू है, और हम कह रहे हैं कि जो थीटा होगा वेक्टर ST और B के बीच में, ST वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, या B क्रॉस ST वेक्टर, तो इसके बीच में होगा B इंटू ST, क्रॉस प्रोडक्ट लिया है तो साइन थीटा n कैप। ओके, अब n कैप जो है वो परपेंडिकुलर है L1 L2 को, और ST तो सीधा हमको यहां मिल ही रहा है। देखिए ये ST हमको क्या मिल रहा है, A2 माइनस A1,
तो यहां पर अगर हम रख दें पिछले वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में, इस वाले में, तो हमको क्या मिलेगा, बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी पी टी एन कैप। और हम जानते हैं पी टी एस टी साइन थीटा होता है, क्योंकि एस टी साइन थीटा को हमने सीधा पी टी लिख दिया। एस टी साइन थीटा की जगह हम पी टी लिख सकते हैं। एन कैप का मैग्नीट्यूड हमारा, हम दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं दोनों साइड, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसको डायरेक्टली हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जरा पी टी निकालना हो तो इसको नीचे ले जा लीजिए, तो बी इंटू ए टू माइनस ए वन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर दो लाइनें कोप्लानर हो, पैरेलल हो, बस आपको ये याद रखना है, ये चीज बहुत जरूरी है। अब जो थ्योरी में देखा, अगर उसको प्रैक्टिकली आपको समझना है तो हम एग्जांपल देखते हैं। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है L1 और L2 में, जिसके वेक्टर इक्वेशंस ये दिए हैं। इस पे खास ध्यान दीजिएगा। इसमें R जो है A1 प्लस लैम्डा B1, ये R है A2 प्लस म्यू B2, A1 B1 A2 B2। तो A1 आपको मिला है, B1 मिला है, A2 मिला है, B2 मिला है। ये सीधा ये A1 है, ये आपका B1 है, ये A2 है, ये B2 है। अब A2 माइनस A1 निकाल दीजिए, सीधा आपको इन दोनों को माइनस करना है। B1 क्रॉस B2 निकाल दीजिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए इन दोनों का। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, वो डॉट प्रोडक्ट में एक A1 A2 से मल्टीप्लाई होता है, फिर इस तरीके से ऐड होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में IJ के लिखेंगे, इन दोनों के कोएफिशिएंट्स लिख देंगे यहाँ पे, और उसके बाद ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1। और तो अभी आपके पास जब ये 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर और 7 स्क्वायर इसको करेंगे इनके आप कोएफिशिएंट्स को, तो आपके पास B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √59। तो तीनों चीजें मिल गई, इनको यहां रखिए। B1 क्रॉस B2 है, डॉट A2 माइनस A1 है, ये A2 माइनस A1 हम निकाल चुके हैं, B1 क्रॉस B2। अब ये जो फाइनल आया, इनका हम प्रोडक्ट लेंगे, ये इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और उसके बाद ये √59 रख देंगे, तो आपका 10/√59 आ जाएगा। आपको डिस्टेंस निकालना है इन लाइंस के बीच में, जो आपको R इस तरीके से दिया हुआ है, ये दोनों दिए हुए हैं। कैसे निकालेंगे, इसमें जो दो लाइंस है वो पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सेम है। देखिए 2i प्लस 3j प्लस 6 के, 2i प्लस 3j प्लस 6 के, इसका मतलब हमको डिस्टेंस निकालना है दो पैरेलल लाइन में। A1 A2 और B1 B2 की जरूरत नहीं है क्योंकि केवल B है, तो हम यहां पर केवल सीधा फॉर्मूला लगाएंगे B क्रॉस A2 माइनस A1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो B इसमें ये है, A2 माइनस A1 आप निकाल लेंगे, A2 माइनस A1 करके हर एक कोएफिशिएंट को IJ के सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, वो यहाँ रख दीजिए। B होगा, अभी आपका ये हो गया IJ के। इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये आपका आएगा। इसके मैग्नीट्यूड निकालना है तो 9 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये √293। और इसका जब नीचे वाला B वाला 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करेंगे, अंडर इसके नीचे करेंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब प्लेन की बात करेंगे, तो प्लेन क्या होता है। अगर हमको प्लेन को यूनिकली बताना है, डिटरमाइन करना है, तो इनमें से कुछ भी अगर हमारे पास हो तो हम उसको यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। एक ये प्लेन है, इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, यानी इक्वेशन प्लेन का नॉर्मल फॉर्म है। दूसरा, ये प्लेन किससे पास होता है, किस पॉइंट से पास होता है, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो कौन सी है। यदि एक और चीज, अगर ये 3 पॉइंट हमें मिल जाए, 3 पॉइंट जो नॉन कोलिनियर है जिससे प्लेन पास होता है, तो हम बता सकते हैं प्लेन क्या है। तो अभी हम वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन देखेंगे प्लेन के। पहला है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन अ नॉर्मल फॉर्म। अब आप देखिए यहां पर इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिए। यहां पर एक प्लेन है जिसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से d है, ये d डिस्टेंस है इसका, और d 0 नहीं है क्योंकि कुछ डिस्टेंस है इसमें। अभी जो ON है ये वाला, ये नॉर्मल है ओरिजिन से इस प्लेन पे, इस प्लेन पे, मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूं, ये जो आप यहां से ऐसे देख पा रहे हैं, ये प्लेन है, ये आपका नॉर्मल हो गया, ON नॉर्मल हो गया। और जो n कैप है वो यूनिट वेक्टर है अलाउंग ON, क्योंकि AC के इस प्लेन के, अगर ये इस तरीके से प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर जो होता है वो n कैप की बात कर रहे हैं। तो ON क्या होगा, d इंटू एन कैप, ये हम जानते हैं, है ना, d इंटू एन कैप, जो डिस्टेंस होगा इंटू एन कैप। अब P कोई पॉइंट मान लीजिए, इसी प्लेन में XYZ है, इसी प्लेन में कई XYZ पॉइंट है, तो जो NP होगा, NP ये परपेंडिकुलर है ON के, यानी कि NP इंटू ON ये 0 होगा। R को पोजीशन वेक्टर मानिए उस P का,
तो एनपी क्या हो जाएगा, जैसे हमने देखा दोनों, अगर ओ एन प्लस एनपी ये ट्रायंगल वाले से ले लेंगे, ओ एन प्लस एनपी इक्वल टू ओपी, ये जो ओपी होगा वो ओ एन प्लस एनपी होगा, और इन दोनों के बीच में भी रिलेशन देख चुके हैं। तो ओ एन प्लस एनपी इक्वल टू ओपी, इस रिलेशन का यूज करते हुए ये एनपी कैसे निकालेंगे, ओपी माइनस ओ एन, ओपी हमारा आर है और ओ एन अभी में हमने कहा कि डी इंटू एन कैप है। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको अगर और थोड़ा सा देखें तो दिस डॉट दिस इक्वल टू जीरो, अभी हमने देखा दोनों का डॉट जीरो है, दोनों का डॉट जीरो है, दोनों की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे। तो आर माइनस डी एन कैप डॉट डी एन कैप इक्वल टू जीरो। इसमें क्या करते हैं हम कि ये डी तो जीरो नहीं होगा, है ना, इसको अभी रहने दीजिए। अब एन कैप मिला आपको, अब एन कैप को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, आर एन कैप माइनस डी एन कैप इक्वल टू जीरो। एन कैप इंटू एन कैप, यानी कि अगर एक ही आप वैल्यू के एक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वन आ रहा है। तो आर डॉट एन कैप आपका, इसको इधर ले जाइए, एन कैप को वन कर दीजिए, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। ये वेक्टर फॉर्म है इक्वेशन की, किसकी, प्लेन की। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, जो इक्वेशन 2 है इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन 2 है इससे हम आगे बढ़ेंगे। ये वेक्टर इक्वेशन है, तो एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर जो नॉर्मल है प्लेन के, इस प्लेन के जो नॉर्मल होता है वो एन कैप है। अब मानिए पी एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट है इस प्लेन में, तो ओपी क्या हो जाएगा, सिंपल आर विच इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हम जानते हैं, इसको आराम से बता सकते हैं कोई भी ओपी को। अब एल एम एन मान लीजिए इस डायरेक्शन कोसाइंस है एन कैप के, तो एन कैप क्या होगा, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। लेकिन अगर आप इसको सेकंड इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर रख दे, दिस डॉट डी इक्वल टू डी, तो आर भी मिल गया, एन कैप भी मिल गया, ये आर हो गया, एन कैप हो गया, जरा इसको डॉट करके बराबर डी कर दीजिए, यानी कि एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन हो गया, ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गया प्लेन का नॉर्मल फॉर्म। जो इक्वेशन 3 है जिसमें आप देख पा रहे हैं आर डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू डी, ये वेक्टर इक्वेशन होती है प्लेन की। इसीलिए अगर ये हो गई तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गई प्लेन की, जहां पर ए बी सी क्या है आपके, ये ए बी सी आपको मिलेंगे, दीज आर नथिंग बट डायरेक्शन रेशियोज, जो नॉर्मल है प्लेन के, उसके प्लेन के नहीं, जो उसके नॉर्मल है उसकी बारे में बात हो रही है। अब एग्जांपल से समझते हैं जो अभी हमने देखा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, ओरिजिन से इतना डिस्टेंस है और नॉर्मल वेक्टर जो है ओरिजिन से वो इतना है, आपको कार्टेशियन फॉर्म में भी निकालना है इसको। तो एन कैप आपको मिल गया, इन्होंने कहा कि जो नॉर्मल है उसका वेक्टर इस तरीके से है, तो एन वेक्टर है ये, तो एन कैप कैसे निकालेंगे, हमें एन कैप चाहिए। इस वेक्टर को लीजिए, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, उसे डिवाइड किया तो ये आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, यू वांट यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आ गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, सिंपली इसको लीजिए, ये वाले को 2i प्लस 3j प्लस 4k और उससे √29 डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आ गया। तो ये जो चीज आई है, अब इसको इसमें रख दीजिए, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, डी इन्होंने दिया हुआ है, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ये लगाना है जो भी हमने देखा, आर डॉट ये आपने निकाल लिया और यहां पर डी रख दिया। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 1 को इधर ले जाइए, माइनस इन सब में माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया आर डॉट डी, या कहें आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी फॉर्म हो गया, है ना। इसका जरा मॉड्यूलस निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए, कितना था 7, इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 को दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। तो जब 7 को इससे डिवाइड करेंगे, 7 को इस साइड भी डिवाइड करेंगे, तो ये जो चीज है ये वाली, ये किस फॉर्म में होगी, आर डॉट एन कैप इक्वल टू 1/7, है ना, यही तो हुआ। तो अब इसमें जो एन कैप है वो क्या आ गया, 6/, ये वाली चीज, ये एन कैप होगा। ये यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है प्लेन के थ्रू ओरिजिन। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे इसके, -6/7, 3/7 और 2/7। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है इस प्लेन की। तो डायरेक्शन रेशियोज जो नॉर्मल है वो होंगे 2, -3 और ये 4, 6 को इधर लाना पड़ेगा आपको। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो 2, -3 या 4, अगर इसको आप लें और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये तीनों को डिवाइड करें इनसे, डायरेक्शन आपके रेशियो से,
तो ये आपको मिलेगा, ये तीनों मिल गए। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको जरा 6 इधर ले आइए, जरा इधर 6 ले आइए और इनको आप डिवाइड कर दीजिए √29 से। तो 2/√29 माइनस 3/√29, 4/√29 एंड 6/√29। तो किस फॉर्म में वो बन गया, LX My NZ इक्वल टू D। तो D क्या है इसमें, डिस्टेंस किसका, प्लेन का ओरिजिन से, तो ये डिस्टेंस ये वाला आ गया। आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस। अब एक प्लेन है, ओरिजिन से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप की, वो जो परपेंडिकुलर उस प्लेन पे आती है उसका आपको क्या निकालना है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका x1 y1 z1 है, ये आपका ओरिजिन है, यहां से बनाया गया और ये आपका फुट है इसका। तो इसका हमने ओरिजिन से x1, इसको x1 y1 z1 मान लिया। तो डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन के क्या हुए, x1 y1 z1। अब इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन जो है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप इसको 6 इधर ले जाइए, 6 हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए इसको 2² + 3² + 4² से, तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये तीनों क्या है, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस है, ओपी के डायरेक्शन कोसाइंस है। अब जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो और डायरेक्शन रेशियोज है वो प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि x1/this one, ये वाला हमने लिया डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है और ये वाली जो वैल्यूज है x1/this one, y1/this one एंड z1/this one, ये एक रेशियो में होते हैं। तो रेशियो कोई k हो गया, तो x1 क्या हो जाएगा, this into k, y1 this into k और z हो गया this one into k। और अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें, जो प्लेन की इक्वेशन है हमारी, एक्चुअल इक्वेशन ये है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो आप देखेंगे कि आपको k मिलेगा 6/√29। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गया, x1 y1 z1, इसमें जो k आया इसमें रख दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। अगर d है डिस्टेंस ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन, और LMN आपके डायरेक्शन कोसाइंस है किसी भी नॉर्मल उस प्लेन के थ्रू ओरिजिन से, तो जो फुट होगा परपेंडिकुलर का वो सिंपली L into D, M into D और N into D कर सकते हैं। अगला है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। हमको वो प्लेन निकालने हैं जो परपेंडिकुलर है किसी वेक्टर से और किसी एक पॉइंट से पास हो रही है। ये पॉइंट है x1 y1 z1 और ये आपका जो परपेंडिकुलर जा रही है इनकी इसके तरफ से, वो भी दिया हुआ है। तो यहां पर एक नहीं बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, एक नहीं, ये देखिए आपके सामने 2-3 प्लेन दिख रहे हैं जो परपेंडिकुलर हो इस वेक्टर के। तो इस जगह पे अगर x1 y1 z1 आप जोड़ दें तो केवल एक ही प्लेन होगा जो इससे पास भी होगा और इससे परपेंडिकुलर होगा। तो मान लीजिए ये जो प्लेन है वो पास कर रहा है ए पॉइंट से, ए पॉइंट, कोई भी ए पॉइंट ले लीजिए जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, और जो परपेंडिकुलर है वो वेक्टर का, उस वेक्टर का वो n कैप है, n वेक्टर है। तो अगर r, ये जो r है वो पोजीशन वेक्टर है किसी भी पॉइंट p x y z, ये कोई भी पॉइंट ले लीजिए p x y z प्लेन, ये r ले रहे हैं आप। तो जो पॉइंट p अगर वो लाई करता है इस प्लेन में, तभी लाई करेगा जब AP परपेंडिकुलर होगा इस n के, राइट, यानी कि AP, ये सॉरी ये वाला, ये तभी लाई करेगा क्योंकि ये प्लेन में ये AP लाइन लाई कर रहा है। हम ये कह रहे हैं AP इसलिए लाई कर पा रहा है क्योंकि और AP लाई कर रहा है तो ये तो नॉर्मल है इसके, तो n कैप या n वेक्टर और ये AP वेक्टर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। लेकिन इसमें AP क्या है, हमने कहा ये A है ये R है, तो ये कितना होगा r माइनस ए, तो r माइनस ए इंटू एन कैप, एन r माइनस ए इंटू एन, यानी कि ये दोनों इक्वल टू 0 होगा। बस यही वेक्टर इक्वेशन है इस प्लेन की, इतना ही करना है आपको। कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो a और p बिल्कुल सेम डायग्राम में x1 y1 z1, a का मानिए p का xy z मानिए, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज है n के, और इसके डायरेक्शन रेशियोज है, और डायरेक्शन रेशियोज जो n के हैं वो abc है, abc। तो इसको तो हम x1 y1 z1 और x2 xyz के फॉर्म में लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। n को हम लिख सकते हैं ax प्लस bj प्लस ck। हमने अभी भी देखा r माइनस a जो है वो r माइनस a इंटू n, नॉर्मल वेक्टर है, इक्वल टू 0 है। यहां पर क्या करेंगे, हमारे पास ये x है, r माइनस a कर दीजिए, x माइनस x1 इस तरीके से, और यहां पर ये n की जगह ये रख दीजिए। अब जो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। इसमें जो x y z है ये p के पॉइंट है, x1 y1 z1 a के पॉइंट है, और abc डायरेक्शन रेशियोज है n के।
अब इसको एग्जांपल में देखते हैं। आपको वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, जो पास हो रही है इससे और जो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, जिसका डायरेक्शन रेशियोज ये है। तो हमारे पास ये जो पॉइंट पोजीशन वेक्टर पॉइंट का मिला है, जैसे ए, इसको हम 5i + 2j + -4 के लिख सकते हैं। और ये जो n है, ये वाला n डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है, तो उसको 2i + 3j - के लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी प्लेन की, r - a.n = 0। तो r रहने दीजिए, अभी इसको हम xyz लेंगे, a यहां पर लेंगे और n यहां पर लेंगे। तो r क्या होगा, xyz ले लीजिए, तो x - 5 y - 2 z - 4 ये हो जाएगा, और ये आपका यहाँ है। अब इसको फॉर्मली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, s - 5 2, y - 2 3, और यहाँ पर जो तीसरा है z + 4 × -1 = 0 कर दीजिए। इस इक्वेशन के हिसाब से आपको जो इक्वेशन मिलेगी यही कार्टेशियन इक्वेशन है प्लेन की। अब इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब आपके पास 3 पॉइंट है जो नॉन कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में नहीं है, तो एक लाइन में नहीं होंगे तो इस तरीके से होंगे, कुछ एक फिगर बना रहे होंगे। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट किसी प्लेन में, जिसका पोजीशन वेक्टर है a b c। ये देखिए a इसका पोजीशन वेक्टर है, b ये पोजीशन वेक्टर है, और c ये पोजीशन वेक्टर है। आप कह रहे हैं हमारे पास ये पॉइंट है r s और t। तो ये वाला क्या होगा, ये जो इसका परपेंडिकुलर जा रहा है इसके ऊपर, ये होगा rs × rt, क्रॉस प्रोडक्ट। जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है वही, दो लाइनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वही तो इसके परपेंडिकुलर होता है, ये हम सीख चुके हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ। इसमें क्या होगा, rs और rt उस प्लेन में है, तो rs क्रॉस rt जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के, जिसमें r और s और t है उस प्लेन में। तो r जो वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए p इस प्लेन में। तो इक्वेशन जो हमारे पास आई जो पास हो रही है r से, और जो परपेंडिकुलर है rs और rt से, वो है r - a × n कैप। n कैप ये है आपका = 0, और ये rs क्या है, b - a, यहां से देख लीजिए rs क्या है, b - a, और इस तरीके से rt c - a, b - a c - a यहां रख दीजिए। तो r - a × b - a × c - a, ये इक्वेशन है प्लेन की वेक्टर फॉर्म में, जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहे हैं। अब ये क्यों जरूरी है कि 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे, ये क्यों नहीं हो सकता कि नॉन कोलिनियर हो। नॉन कोलिनियर ये जरूरी क्यों है कि वो कोलिनियर नहीं होंगे, कोलिनियर होंगे तो एक लाइन में होंगे, तो नॉन कोलिनियर क्यों होना चाहिए। अगर से जो तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन में है, तो कितने प्लेन हो, देखिए एक लाइन में एक प्लेन ये हो सकता है, एक प्लेन ये हो सकता है, तो मल्टीपल इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं। इसलिए ये तीनों जो है कोलिनियर नहीं होने चाहिए। तो ये पेज की तरह काम करेंगे, अगर किताब खोलें तो जो पेज की तरह काम करेंगे ना, उसमें जो जेल लगी हुई है या फिर जो जिसके हिसाब से वो जुड़े हुए वो ये लाइन होगी। अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं। आपके पास ये तीनों पॉइंट है r s t, ये तीनों पॉइंट है उस प्लेन में r s और t। x y z जो है वो कोई भी पॉइंट है p का जिसका पोजीशन वेक्टर r है, तो rp क्या होगा, x - x1, इस तरीके से y z, यहाँ पर rs होगा x2 - x1, r s t हमने अलग अलग ले रहे हैं। r आपका r है, p है, s और t, 4 पॉइंट है आपके पास। तो r p s t 4 पॉइंट, तो r p निकलेगा, r s निकलेगा, r t निकलेगा। अब इनको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, जो वेक्टर फॉर्म की अभी हमने निकाली इस वाले में। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें रखेंगे हम। तो इसमें रखने के साथ ही ये x - x1, ये y - y1, z - z1, तो सब इसके और इसके तीनों के हम यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स है वो रख लेंगे। यही जो इक्वेशन है वो प्लेन की है, जो कार्टेशियन फॉर्म में जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट जो एक लाइन में नहीं आते हैं, ये तीनों पॉइंट उसकी इक्वेशन है। अब इसका एग्जांपल देखिए, आपको वेक्टर इक्वेशन निकालना है प्लेन जो इन तीनों से इन पॉइंट से पास हो रही है। तो a ये है, b ये है, c ये है। हम जानते हैं कि वेक्टर इक्वेशन किसी भी जो प्लेन जो a b c से पास हो रही है वो है r - a × rs × rt = 0। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम b - a c - a डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हमें a b c तीनों पता है, r - a इसको यहाँ रखिए, b - c c - a निकालिए, निकाल लेंगे आप। b - c करेंगे, ऐसे करेंगे, -2 of -5 -3 of -5, इस तरीके से करेंगे। तो ये आपका निकल जाएगा दोनों b - a और c - a। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, और चाहे तो आप देखिए इसी फॉर्म में भी रख सकते हैं। अगर इन्होंने केवल इक्वेशन पूछी, ये कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको भी सॉल्व करके रख सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, तो यहां पर हम देखेंगे
जो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है इनके इंटरसेप्ट के फॉर्म में। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर ये सी है, ये बी है, ये ए है। ए जो हर एक एक्सिस में जो पॉइंट आप देख रहे हैं ए बी सी, जो ये ए बी सी पॉइंट है इन्हें हम इंटरसेप्ट कहते हैं। तो जहां भी ये प्लेन जो है जब एक्सेस से मिलते हैं ना, जब भी एक्सेस से मिलेंगे तो वो एक्स में मिलेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई में मिलेंगे तो वाई इंटरसेप्ट, इस तरीके से होगा। तो ए बी सी आपके, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपके इंटरसेप्ट हो गए। तो प्लेन जो मीट करेगा एक्स वाई जेड को, कहां मीट कर रहा है, ये 0 0 सी 0 बी 0 ए 0 0। देखिए ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस में y और z 0 होगा, इसी हिसाब से बाकी तीनों बन जाएंगे। तो अब इसमें ए ए प्लस डी इक्वल टू 0, ए ए इसमें हम इक्वेशन की प्लेन है, तो हमारे पास ए ए प्लस डी इक्वल टू 0, यानी ए कैपिटल ए आ गया, कैपिटल बी आ गया, कैपिटल सी आ गया। अब इसको हम इक्वेशन में रख देते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं। देखिए क्या मिलता है, आप देखेंगे कि एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा कि ये हमने इक्वेशन में रखा है तभी आया है, और उसका फाइनली भी इक्वेशन में रख दिया, जो वैल्यूज आई है ए बी सी तो भी यही आया है। अब इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, इंटरसेप्ट 2 3 4 है एक्स वाई जेड एक्सिस में, तो सीधा एक्स बाय ए वाई बाय बी जेड बाय सी ए बी सी आपको मिला हुआ है, ये आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, 6x प्लस 4y प्लस 3z आ जाएगा। अब प्लेन है पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। अब पाई 1 और पाई 2 दो प्लेन है, आपको ये पता है प्लेन इसकी इक्वेशन क्या होगी, r इंटू n1, इसको n1 मान लेते हैं, इसका n कैप में, यानी कि इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है, इक्वल टू d1 हो गया, इसका हो गया r1 r1 नहीं होगा इसमें, r इंटू n2, इसका n2 मान लेते हैं, इंटू n2 इक्वल टू d2, यानी कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब पोजीशन वेक्टर कोई भी पॉइंट जो इसके ये जो इंटरसेक्शन लाइन पे है, ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो मान लीजिए कोई टी आपका पोजीशन वेक्टर है, अब क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो टी यहां भी रख सकते हैं, टी यहां भी रख सकते हैं, इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशन का फॉर्म है वो क्या है, अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें तो हमारे पास लैम्डा के फॉर्म में क्या होता है, टी डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2, है ना। लैम्डा लेके हमने इनको ऐड किया तो ये आ गया। तो टी आर्बिट्ररी है, यानी कि ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि टी दोनों प्लेन्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो इक्वेशन होगी इस फॉर्म की, ये आपकी तीसरी प्लेन है, ये इस तरीके से है कि r पाई 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, पाई 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये जो पाई 3 आएगा वो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो प्लेन है जो पास होगा इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से, वो सीधा r डॉट n1 इक्वल टू d1 करेंगे, r डॉट n2 इक्वल टू d2 करेंगे, और अगर आप चाहे तो इस तरीके से r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2, आपको बस यहाँ पर लैम्डा टाइम्स करके ऐड कर देना और रीअरेंज कर देना। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, n1 मान लीजिए a1 b1 c1 है, n2 a2 b2 c2 है, तो r क्या है, xi प्लस yj प्लस z क्या। इसका मतलब ये इक्वेशन जो हमने अभी भी देखी वो क्या बन जाएगी, x इंटू दिस वन a1 प्लस लैम्डा a1, y इंटू b1 प्लस लैम्डा b2, z c1 प्लस लैम्डा c2, ये आ गया d1 प्लस लैम्डा d2। आप ध्यान रखिए हमने इसको इसमें रख दिया है बस, और कुछ नहीं किया। जब हमने इसको रख दिया और रीअरेंज किया तो लैम्डा के साथ सारी चीजें ले लीजिए, बाकी अलग कर लीजिए। ये आपका रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म है इक्वेशन का, एक प्लेन जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है ना, कोई भी लैम्डा देते रहे तो इसकी वैल्यू आती रहेगी आपकी। जैसे आपके पास वेक्टर इक्वेशन आपको निकालना है प्लेन जो पास हो रही है इंटरसेक्शन ये प्लेन और ये प्लेन, और पॉइंट ये दिया हुआ है, तो इसको कैसे निकालेंगे, n1 आपका ये दिया हुआ है, n2 आपका ये दिया है, d1 ये है, d2 ये है, तो आप सीधा इसमें रख दीजिए r1 डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। इसमें जैसे ही रखेंगे आप ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आएगी, और यही आपका फॉर्म है। लैम्डा कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अब हम r को xi प्लस yj प्लस z के रखेंगे इस जगह पे। अब इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, मतलब i का i से, j का j से, k का k से, ठीक है। इसके बराबर होगा 6 माइनस 5 लैम्डा के बराबर।
अब जरा इनको इसके लैम्डा वाले को अलग कर लीजिए, बाकी को अलग कर लीजिए, यह फॉर्म आ गया। अब क्योंकि प्लेन एक्स वाई जेड जो है उसका 1 1 1 मतलब पास हो रहा है, तो 1 1 1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। एक्स वाई जेड की जगह 1 1 1 डाल दीजिए, जैसे आप देखेंगे लैम्डा जो आपका 3/14 आएगा। अब ये जो है ये आपको एक्चुअल इक्वेशन में जाके रखना पड़ेगा। जब रखेंगे जो आपकी वैल्यू आई लैम्डा की, तो इस तरीके की इक्वेशन बना दीजिए और इसको नॉर्मल फॉर्म में जैसे इक्वेशन का फॉर्म होता है उसमें लिख दीजिए। ये आपका वेक्टर इक्वेशन है प्लेन की। कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस, दो लाइन आपके पास ये है, एक ही प्लेन में आप कहना चाहते हैं ये लाइन भी दोनों एक प्लेन में। अब क्योंकि ये जो पहली लाइन है ये पास हो रही है मान लीजिए किसी ए पॉइंट से जिसका पोजीशन वेक्टर A1 है और जो पैरेलल है B1 से, और दूसरी लाइन मान लीजिए ये पास हो रही है आपके पॉइंट से B से, इसका पोजीशन वेक्टर A2 है और जो पैरेलल है B2 से। इसका मतलब क्या है कि जब AB की बात करेंगे आप, A और B, कोई A और ये B ले लीजिए, इसका आपका पोजीशन वेक्टर क्या होगा AB का A2 - A1, सिंपली ट्रायंगल रूल से कर सकते हैं। तो जो अगर ये लाइन है ये कोप्लानर तभी होंगी जब AB परपेंडिकुलर होगा B1 क्रॉस B2 से, मतलब B1 क्रॉस B2 इसी से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो AB क्रॉस B1 A डॉट AB डॉट B1 क्रॉस B2 0 होगा, और AB क्या है A2 - A1, तो A2 - A1 B1 क्रॉस B2 0, ये चीज आएगी। कार्टेशियन फॉर्म में इसको करना है तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 अगर कोऑर्डिनेट है A और B, तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये डायरेक्शन रेशियोज है B1 और B2 के। तो AB कैसे लिखेंगे आप, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ये हो गया आपका। और B1 क्या है आपको ये दिया हुआ है A1 B1 C1, ये A2 B2 C2 आपका B2 हो गया, ये वेक्टर है। तो अगर ये लाइन कोप्लानर है तो AB क्रॉस और B डॉट B1 क्रॉस B2 0 होना चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे x2 - x1 यानी कि ये तीनों यहाँ पर A1 B1 C1, यहाँ पर A2 B2 C2, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमको ये बताना है कि ये दोनों लाइनें कोप्लानर है। कैसे बताएंगे कोप्लानर है, इसमें ध्यान रखिए जो आपका ये x - A होता है और x - x1 होता है बेसिकली, तो ये -3 है, ये 1 है और ये 5 है। इसी तरीके से इसका A1 ये है, B1 ये है, C1 ये। यहाँ पर भी देखिए ये x -1 यानी कि ये -1 आपका x2 है, ये y2 है, ये z2 है। ऐसे ये A2 है, B2 है, C2 है। अब डिटरमिनेंट में रख दीजिए x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, x2 - x1 कर लीजिए y2 - y1 z2 - z1, A1 B1 C1 तो यहाँ पर खैर दिया हुआ है, A2 B2 C2 भी दिया हुआ है, वो यहाँ रख लीजिए। इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, अगर 0 आएगा तो इसका मतलब लाइन जो है वो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब आपके पास दो प्लेन है, इनके बीच का आपको एंगल चाहिए। ये एंगल क्या है, ये वाला थीटा है, 180 - थीटा है। तो जो एंगल है दो प्लेन के बीच में, इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, इसका पूरा एंगल कैसे बना पाएंगे हम। तो उसको सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप इसका नॉर्मल लीजिए और इसका नॉर्मल लीजिए, तो इनके बीच के नॉर्मल यानी कि इनके बीच जो एक प्लेन का परपेंडिकुलर है दूसरे प्लेन का भी परपेंडिकुलर है, उनके बीच का जो एंगल है वो ये रहेगा जो प्लेन्स के बीच का एंगल है। तो अगर थीटा हम माने दोनों ये एंगल है प्लेन के बीच में, तो जो दूसरा एंगल होगा वो 180 - थीटा होगा अगर ये प्लेन है पूरा का पूरा। तो जो एक्यूट एंगल है छोटा वाला थीटा, उसको हम लेंगे। तो इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां से यहां तक आप थीटा बोल रहे हैं, यहां आपका 90 - थीटा हो गया, ये पूरा का पूरा आपका यहां थीटा हो गया। इस तरीके से ये चलेगा, ये पूरा थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये 90 - थीटा हो गया, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो जो चीज जिसके परपेंडिकुलर है वो 90 रहेगी और जो दूसरे से एंगल बना रही है वो उसका थीटा रहेगा। तो N1 और N2 अगर नॉर्मल है किसी प्लेन के और थीटा एंगल है बिटवीन द प्लेन, तो अगर N1 N2 नॉर्मल है तो N1 के साथ आप जो पहला इक्वेशन है R N1 ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ये तो हम खैर पहले भी देख चुके हैं, और R डॉट N2 ये D2 हो जाएगा। तो थीटा क्या होगा, जो एंगल है नॉर्मल के बीच में, प्लेन के बीच में वही एंगल होगा जो नॉर्मल के बीच में होगा, तो वो होगा cos थीटा N1 डॉट N2 बाय मॉड ऑफ N1 N2। तो जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है अगर एक दूसरे के इस तरीके से है, तो N1 N2 आपका 0 हो जाएगा। ओके, अगर ये पैरेलल है तभी पैरेलल होंगे जब ये नॉर्मल दोनों पैरेलल होंगी। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे करेंगे इसको,
अगर आप कहें कि थीटा एंगल है दो प्लेन्स के बीच में, तो ये दोनों आपके अगर देखा जाए तो ये जो पहला प्लेन है उसका डायरेक्शन रेशियोज है A1 B1 C1, और यहां पर जो दूसरा प्लेन है उसका डायरेक्शन रेशियोज है A2 B2 C3 A2 B2 C2 सॉरी। तो cos थीटा क्या होगा, A1 B1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइडेड बाय इसका आप अंडर रूट स्क्वायर करिए, इसका अंडर रूट स्क्वायर करिए, इसके आप कोएफिशिएंट लेके। यदि प्लेन राइट एंगल्स में है यानी थीटा आपका 90 डिग्री है तो cos 90 क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, cos 90 ये जीरो हो जाएगा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा आपका, इसको बराबर जीरो कर दीजिए। अगर पैरेलल है तो इनके रेशियो हो जाएंगे A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2, ये एक रेशियो में आ जाएगा। आपको एंगल निकालना है इस और इस प्लेन के बीच में यूजिंग वेक्टर मेथड, वेक्टर मेथड लगाना है आपको। तो एंगल जो दो प्लेन्स के बीच में होता है वो एंगल उनके नॉर्मल के बीच में होता है। पहली नॉर्मल आपको ये है, दूसरी नॉर्मल आपके पास ये है। तो दो प्लेन है उनके नॉर्मल की इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है 2i, ये 2i प्लस 1j माइनस 2k, और ये है 3i माइनस 6j माइनस 2k, ये हो गया आपके पास। अब n1 n2 आ गया आपके पास, सीधा ये फॉर्मूला है हमारे पास cos थीटा इक्वल टू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए और नीचे इन दोनों के आपके मैग्नीट्यूड रख दीजिए, यानी कि अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पर, और 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब इसको नॉर्मल कर लीजिए, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस 6 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2, ये आपका 4/21 आएगा। तो cos थीटा क्या है 4/91, यानी कि थीटा होगा cos इनवर्स 4/21। एंगल निकालना है इन दो प्लेन के बीच में। तो अब जरा इसको कार्टेशियन वे में करते हैं। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे प्लेन की इक्वेशन से, ये जो है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, तो आप देखेंगे यहाँ a b c इस तरीके से आएगा, 3 माइनस 6 और 2, और आपका जो d है यहाँ पर, ये एक d ये हो गया, एक d ये हो गया, लेकिन उसकी आवश्यकता अगर आपको है शायद नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। हम यहीं पे इसको A2 B2 C2 ले लेंगे, बस A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये करेंगे और इसका अंडर रूट स्क्वायर कर देंगे प्लस करके, इसका अंडर रूट स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा। थीटा क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ दिस। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। अब आपका एक प्लेन है, ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये। तो वेक्टर फॉर्म में आप देखिए एक पॉइंट है P, कोई भी पॉइंट P ले लीजिए आप, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ये A है, और जो प्लेन है वो हम कह रहे हैं ये π1 है, ये π1 है। उसकी इक्वेशन हम कैसे दे सकते हैं, प्लेन की इक्वेशन तो हम जानते हैं, r डॉट एन कैप इक्वल टू डी। ओके, एक और प्लेन लीजिए π2, इसी P से पैरेलल टू π1, इसी से पैरेलल। तो यूनिट वेक्टर नॉर्मल क्या होगी π2 की, ये नॉर्मल यही होगी, दोनों के लिए एक ही नॉर्मल होगी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, r माइनस ए, r माइनस, देखिए ये जो r अगर मैं इस तरीके से लेता हूं तो यहां पर मैं ट्राइंगल वाले से, ये a है और मैं कोई भी पॉइंट r लेता हूं तो r माइनस ए बनेगा, ये भी हम देख चुके हैं, r माइनस ए इंटू कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, इस जगह पॉइंट ले लीजिए। तो जब भी ये पॉइंट लेंगे तो ये जो बनेगा, अगर ये r है तो ये r माइनस ए बनेगा। तो r माइनस ए डॉट एन कैप, ये इसको बराबर कर दीजिए, मतलब r डॉट एन कैप इक्वल टू a डॉट एन कैप। तो जो डिस्टेंस है O1 डैश का इस प्लेन का ओरिजिन से, वो है a डॉट एन का मॉड। तो डिस्टेंस PQ का क्या होगा, प्लेन π1 से, ध्यान से देखिए इसको, हम बात कर रहे हैं ON, ये O और ये N, ये P है, ये N डैश है, ये हम डिस्टेंस D की बात कर रहे हैं। और इसमें भी अगर देखें आप तो वही वैरायटी है, लेकिन दोनों प्लेन दोनों अलग साइड पे है। ये A है, ऐसे ही आप यहां पर भी देख सकते हैं, अगर ये N है तो ये N डैश है, इसी तरीके से ये N है तो N डैश है, दोनों अलग साइड में, ये एक साइड में। तो इसमें ये कहा गया कि जो ON माइनस ON डैश है, क्योंकि जो डिस्टेंस ON है इस प्लेन का ओरिजिन से, वो तो ये हो गया। तो जो डिस्टेंस है PQ प्लेन π1 से, वो है आपका ON माइनस ON डैश। यानी कि अगर आप इसकी बात करें यहां से यहां तक, तो ये होगा ON माइनस ON, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक माइनस ON डैश, इसमें भी यही होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ON प्लस ON डैश की जगह ON माइनस ON डैश की जगह ON प्लस ON डैश हो जाएगा। ये दोनों आपको जोड़ने पड़ेंगे, तब आएगा।
जहां पर ओ एन माइनस ओ एन डैश ओ एन हमारे पास डी है, और ये तो खैर ए डॉट एन अभी हमने देखा, ओ एन डैश क्या है आपके पास, ये ओ एन डैश है, ध्यान रख दीजिए। जो ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट का किसी गिवन प्लेन में। अब दूसरे के लिए अगर हम रिजल्ट लें तो आप ध्यान रखिएगा, दूसरे के लिए अगर रिजल्ट निकालना है तो हमको इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक और चीज बता दूं आपको कि यदि इक्वेशन किसी प्लेन की पाई है और वो इस फॉर्म में है जहां पर एन आपका नॉर्मल है उस प्लेन के, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ए डॉट एन माइनस डी बाय मॉड ऑफ एन, और जो लेंथ होगी परपेंडिकुलर की ओरिजिन से इस प्लेन के लिए वो होगी डी बाय एन, क्योंकि ओरिजिन में आपका 0 0 से ले रहे हैं आप, कोई पॉइंट नहीं लेना आपको। कार्टेशियन फॉर्म कैसे होगा, जैसे अगर P है कोई पॉइंट x1 y1 z1, ये आपकी पोजीशन, ये जो प्लेन है उसकी इक्वेशन है। अब ये जो है P है, इसका जो डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर है वो A है, तो A किस तरीके से दिखाया जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k, और यहां पर n क्या है, ai प्लस bj प्लस ck, अगर ये इक्वेशन है प्लेन की। तो अगर हम इसको जो इक्वेशन अभी हमने देखी इसमें रख दे तो क्या बनेगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट माइनस डी भी करना है, साथ में अंडर रूट इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, किसका, जो आपकी प्लेन की इक्वेशन होगी। तो ये बेसिकली आएगी, यानी कि आपको करना क्या है, जो इसकी इक्वेशन है इसमें आपको x1 y1 z1 रख देना है, डी को इधर लाके, और इसी ए बी सी को अंडर रूट स्क्वायर करके ऐड कर देना है। आपको डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का इस प्लेन से, तो कैसे करेंगे, ए आपके पास क्या आ गया 2i प्लस 5j माइनस 3k, जो n कैप है या n आपका है वो यहाँ पर 6i माइनस 3j प्लस 2k दिया हुआ है, और डिस्टेंस 4 दिया हुआ है, सीधा आप इसमें रख दीजिए। यानी कि जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का इस प्लेन से, उसका मतलब ये दोनों का आप करेंगे डॉट प्रोडक्ट, फिर माइनस करेंगे इससे d से, और फिर इसका मॉड निकालेंगे किसका, ये का n इस वाले का, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ना इसका निकालते हैं 6i, ये वाले का 6i प्लस 3j प्लस 2k, यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका आ जाएगा। अब एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, अब आपकी एक लाइन है ये और ये आपका प्लेन है, तो इसमें एंगल कौन सा निकालते हैं, जो एंगल है लाइन, इस लाइन का और इस प्लेन का, ये कॉम्प्लीमेंट होता है एंगल किसका, नॉर्मल और इसके बीच का। अब इसके बीच का एंगल निकालना थोड़ा सा हमको उसमें आगे जाना पड़ सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल के लिए निकालना चाहे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे पहले, और हम जानते हैं कि इसके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है, तो बाद में उसको 90 माइनस थीटा कर देंगे। तो वेक्टर फॉर्म में हम देखें इक्वेशन, किसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, हमने बहुत शुरुआत में देखा, हमने इक्वेशन प्लेन भी देख लिया हमने, r डॉट n इक्वल टू d। तो जो एंगल होगा इनके बीच में cos थीटा सीधा बीट, ये देखिए b डॉट n, यही इसके वेक्टर्स है b डॉट n, और इसका मॉड यानी इसकी मैग्नीट्यूड। अब ये cos थीटा हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो थीटा है ये तो निकला है, हमको तो ये निकालना है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, यानी 90 माइनस कर दीजिए इसको, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो यहाँ cos थीटा की जगह हम साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि बेसिकली cos 90 माइनस थीटा, और ये थीटा की जगह हमको 90 माइनस थीटा लिख देना है। cos 90 माइनस थीटा करते ही हमारे पास ये साइन फाई आएगा, ये एंगल है जो ये वाले एंगल है, तो b डॉट एन बाय मॉड बी, और मॉड एन इसको थीटा या फाई को साइन इनवर्स की तरफ ले जाइए, ये आपका एंगल आ जाएगा। एंगल निकालना है इस लाइन और इस प्लेन के बीच में, कैसे निकालेंगे, थीटा मान लीजिए एंगल बिटवीन, अब लाइन है और ये नॉर्मल है, इसके बीच में ये थीटा निकाल रहे हैं हम, है ना, राइट। तो अब इसको निकालने के लिए हम जानते हैं कि हम थीटा में साइन आ जाएगा हमारा, कॉस नहीं आएगा। अब से पहले जितने भी हमने फॉर्मूले देखे हैं उसमें कॉस आ रहा था, यहाँ पर क्योंकि ये एंगल निकालना है लेकिन हम निकाल ये रहे, इस हिसाब से साइन निकालना पड़ेगा। तो आर आपका क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर ये -1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +3 है, तो ये तो आपका ये आ जाएगा। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, प्लस लैम्डा बी, तो ये तो ये हो गया, इसका वेक्टर्स यहाँ पर आ जाएंगे 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब हमारे पास क्या है, r डॉट ये 10x प्लस 2j माइनस 11k विल बी इक्वल टू 3। अब इसमें जो b है, ये वाला जो b है वो ये हमारे पास है, a प्लस लैम्डा बी तो है, ये b है, और n कैप क्या है इसमें, ये वाला है n वेक्टर, सॉरी नॉट कैप। तो अब क्या करेंगे, साइन फाई का हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, अभी हमने देखा कि साइन फाई का हमारे पास सीधा ये फॉर्मूला है, सीधा इसमें रख दीजिए, इन दोनों का डॉट कीजिए, इन दोनों का,
मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये आएगा। फाई निकालना है तो साइन इनवर्स इस तरफ ले जाएंगे तो मिसलेनियस एग्जांपल देखेंगे। एक लाइन है जो एंगल बनाती है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा डायगोनल क्यूब का, उनके साथ बनाती है, और आपको प्रूव करना है कि इनके स्क्वायर का कॉस के स्क्वायर का एडिशन 4/3 है। तो अगर इस क्यूब पे ध्यान दें, ये क्यूब है आपका, और ये जो डायगोनल है, ये इस डायगोनल की बात हो रही है, तो लाइन है वो, जो लाइन है वो डायगोनल से, ये लाइन डायगोनल से अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसा बना रही है। तो क्यूब अगर हम इस तरीके से बनाएं, और इसको भी फिलहाल यूनिट लेंथ या कोई स्पेसिफिक लेंथ ए यूनिट लेंथ ले लें, क्योंकि जो क्यूब होता है उसकी सारी साइड एक जैसी होती है। तो यहां पर जो डायगोनल्स बन रही हैं वो ये हो रही है कि ये बीजी है, आपका एफ ए है, ये वाला है और ये वाला है। तो ये मैं अगर इसकी बात करूं इस ओ ई की, ताकि हम बाकी भी निकाल सकें, तो ओ ई में क्या है, ये 0 0 0 है ओरिजिन, और ये है ए, तो ए माइनस 0 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वाले का भी ए माइनस 0 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा। फिर ए माइनस 0 अगेन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि आएगा ए बाय अंडर रूट, क्योंकि ये 3 ए स्क्वायर बनेगा, 3 बाहर आ जाएगा, ए कट जाएगा, 1/√3 1/√3 1/√3, राइट। इसी तरीके से अगर हम बाकी देखें, मतलब एक मैंने बताया ये वाली, अब बाकी भी तो है, ओ ई है, ए एफ है, बी जी है, सी डी है, ओ ई ये निकल आया। अब ए एफ बी जी सी डी भी इसी तरीके से इसी तर्ज पे निकलेंगी, उनका जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो इस तरीके से होंगे, ये ए एफ के हैं, ये तीनों जो है बीजी के हैं, और ये तीनों सी डी के। अब अगर एल एम एन वो लाइन है जो इनके साथ एंगल बना रही है, ये वाले ओ ई ए एफ बी जी सी डी के लिए, तो कॉस अल्फा क्या होगा, आपको क्या करना है, जैसे मैं ये वाला ले रहा हूं एग्जांपल है, ये वाला आएगा, तो मैं एल को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, एम को इससे और एन को इससे, और दोनों तीनों को जोड़ दूंगा। जैसे 1/√3 बाहर ले रहे तो एल प्लस एम माइनस एन। इसी तरीके से ये अल्फा बीटा गामा, मतलब आपको इससे करना पड़ेगा, ये वाले से, ये 3 से करेंगे तो ये आएगा, ये 3 से करेंगे तो ये आएगा, और जो पहले अभी निकाला था हमने ओ ई, वो ये आएगा। अब स्क्वायर कर दीजिए इन सब का, स्क्वायर करके देखिए क्या आता है। जैसे ही स्क्वायर करेंगे, एक जब इसको रीअरेंज करेंगे तो एक जगह आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वहां पर 1 रख दीजिएगा, आपका ये 4/3 आ जाएगा। अगला है इक्वेशन निकालना है पॉइंट का, प्लेन का, जिसमें ये पॉइंट है और जो परपेंडिकुलर है इस प्लेन को भी और इस प्लेन को भी। तो अगर इक्वेशन किसी प्लेन का निकालना पड़े किसी पॉइंट से, तो आपको किस तरीके से आएगा, ए एक्स माइनस 1 प्लस बी, देखिए एक्स, अगर मैं एक्स वाई जेड मानू इसको, तो एक्स माइनस 1 वाई माइनस -1 इज वाई प्लस 1 एंड जेड माइनस 2, ये हो गया आपका डायरेक्शन। और उसके बाद ये ए बी सी अगर हम मान लें, ए बी सी, उसको अभी मैं बताता हूँ ए बी सी क्या आएगा, बस उस इक्वेशन, उस लाइन की इक्वेशन का ए बी सी हम डायरेक्शन को साइंस ले रहे हैं, ये इसके हो गए, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका 0 आएगा। और वो परपेंडिकुलर इस तरीके से है कि वो परपेंडिकुलर है इस टू द प्लेन। अब ये जो हमारी है, ये हमने प्लेन की इक्वेशन निकाली, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। अब ये परपेंडिकुलरिटी जो प्लेन की है वो इन प्लेन के साथ कैसे देंगे, उसके साथ भी ऐसे ही करना है आपको। कैसे, 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी माइनस 2 इंटू सी, ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी माइनस 3 इंटू सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये दोनों हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इस दोनों इक्वेशन को, तो ये -5c आएगा, बी आपका 4c आएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये दोनों को यहाँ डाल दीजिए और फिर c से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपकी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। आपको डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट दिस एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस। 3 पॉइंट है, पहले प्लेन बताना पड़ेगा, उसके बाद हम इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो अगर हमारे पास ए बी सी 3 पॉइंट्स है प्लेन में, इस तरीके से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, 3 पॉइंट है यहाँ पे, और डी जो है वो फुट है परपेंडिकुलर का, ड्रॉन फ्रॉम पी टू द प्लेन, किसी पी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जो पी डी है ये वाला, ये डिस्टेंस होगा। जो प्रोजेक्शन होगा इस एपी का, किस पे, इस पे एबी पे और एसी पे, यही होता है, ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा है। तो एपी का प्रोजेक्शन है एबी क्रॉस एसी पे,
तो पीडी क्या है, डॉट प्रोडक्ट है एपी का, और इनका यूनिट वेक्टर अलॉन्ग किसके होगा, एबी क्रॉस एसी। एपी क्या है आपका, कैसे निकलेगा, एपी पी, यहां से आप इस तरीके से करेंगे, देखिए ये 6 है, ये 3 है, ये 3 आएगा, ये आपका 5, 6 माइनस 3, 5 माइनस ऑफ माइनस 1 एंड 9 माइनस 2, कितना आ गया, 3i प्लस 6j प्लस 7k, ये आपका पी हो गया ना। एपी हमने इस तरीके से डिफरेंस निकाल के ले लिया। अब एबी क्रॉस एसी क्या होगा, आईजे के लिखिए, आप क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं, पहले ये लिख लीजिए 2 3 2 ये वाला, और उसके बाद आपका आ जाएगा -4 0 4, ये कहां से निकल के आया, एबी निकालना पड़ेगा आपको, ये 5 माइनस 3 2 माइनस 1 4 माइनस 2, ऐसे एसी निकालना पड़ेगा, ये यहाँ पर -1 और -3 तो -4 आएगा, यानी कि दोनों के जो आपके वैल्यूज हैं उनको माइनस करना पड़ेगा आपके एक्स वाई जेड एक्सिस के हिसाब से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, यहां तक आ गए। अब ये जो यूनिट वेक्टर है इसके अलावा क्या होगा, इन तीनों का स्क्वायर करिए, अंडर रूट करके इसके नीचे रख दीजिए। अब जो पीडी है वो तो हम जानते हैं, अब ये दिस डॉट मतलब दिस डॉट एपी डॉट एबी क्रॉस एसी, तो ये हमारे पास था, ये भी है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, अंडर रूट 34 नीचे है ही, आपका 3√34/17 आ जाएगा। आप इसमें ये भी कर सकते थे कि इक्वेशन निकाल सकते थे प्लेन जो एबीसी से पास हो रही है, फिर आप डिस्टेंस निकाल सकते थे, ये भी तरीका है। शो दैट द लाइंस दीज टू लाइंस दे आर कोप्लेनर, एक प्लेन में है ये। तो आप देखिए ये x1 है आपका a माइनस डी x1, ये क्योंकि देखिए मैं इसको कह रहा हूं x माइनस x1, ये है y माइनस y1, ये है z माइनस z1, तो इससे इक्वेट करिए इसको x1 को, तो a माइनस डी आएगा, है ना। इसी तरीके से y1 आपका a हो जाएगा, z1 आपका a प्लस डी आ जाएगा। इसी तरीके से x2 b माइनस c, y2 b और आपका z2 b प्लस c आ जाएगा। a1 क्या है, ये वाला, ये a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2, ये सब आ गए। अब क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है इन तीनों को रखने के बाद x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, यही वैल्यू होती है ना, यही तो होता है। आपको ये लाइन कोप्लानर दिखानी है तो वो लाइन आपका डिटर्मिनेंट आप 0 दिखाते हैं, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये सारी चीजें आपने निकाल ली, यहाँ रख दीजिए। और उसके बाद क्या करिए, जो तीसरा कॉलम है उसको, इस कॉलम को इससे पहले कॉलम से ऐड कर दीजिए, तो इस तरीके से आ जाएगा। और देखिए ये दोनों कॉलम जो है आपके सेम हो गया, तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब दोनों जो लाइंस हैं वो कोप्लानर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस क्रॉसेस द एक्स वाई प्लेन। आपको कोऑर्डिनेट निकालने उन पॉइंट के जहां पर जो लाइन इन पॉइंट्स के थ्रू क्रॉस करती है एक्स वाई प्लेन को, तो एक्स वाई प्लेन को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब होगा कि z 0 होगा। एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करना मतलब z यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो अब देखिए क्या जो वेक्टर इक्वेशन है लाइन की ए और बी के थ्रू जो पास हो रही है वो कैसे बनेगी आपकी। एक तो आपका ये हो गया वही ये वाला पॉइंट 3i प्लस 4j प्लस के, फिर उसके बाद इसका डायरेक्शन को साइन लेना है तो 5 माइनस 3 1 माइनस ऑफ माइनस 4 एंड 6 1 माइनस 4 और 6 माइनस 1, ये आपका लैम्डा आ जाएगा। तो ये a प्लस लैम्डा बी फॉर्म में लिख लिया, ये लाइन की इक्वेशन होती है, ये लाइन की इक्वेशन हमने बना ली। ओके, अब p जो होगा वो पॉइंट है जहां पर ये लाइन ए बी क्रॉस कर रही है एक्स वाई प्लेन को, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा इस पॉइंट का p, एक्स आई प्लस वाई जे फॉर्म में। कैसे बनेगा ये एक्स आई प्लस वाई जे फॉर्म में, आप क्या करिए यहाँ पर ये जो आई आई वाले टर्म को जोड़ दीजिए, मतलब ऐसा कर लीजिए कि आई अलग हो जाए, जे अलग हो जाए, के अलग हो जाए, आई आई वाले टर्म को जोड़ के। तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ पर आएगा 4 माइनस 3 और यहाँ पर आएगा जो के, ये के साथ 1 है तो 1 प्लस 5 लैम्डा। तो ये एक्स प्लस वाई जे फॉर्म हो गया। अब एक्स प्लस वाई जे क्यों किया हमने, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्स आप कहेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्यों नहीं है, जेड के इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्रॉस करा एक्स वाई प्लेन को, यहाँ पर जेड 0 होगा तो एक्स आई प्लस वाई जे ही आएगा यहाँ पर। अब एक काम करिए इनको इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट कैसे करेंगे, 3 प्लस 2 लैम्डा को एक्स से, 4 माइनस 3 लैम्डा को वाई से, इस तरीके से इक्वेट कर दीजिए। और तीसरा जो है 0 है आपका, तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे इनको इन इक्वेशन को तो x और y आ जाएगा। कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके x, y और z 0 है, ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब हम समराइज करते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या किया, 3D
ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा। तो डायरेक्शन कोसाइन किसी भी लाइन के वो कोसाइन एंगल है जो वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस से बना रही है। अब ये 2 एक्सिस भी हो सकते हैं, ये 3 एक्सिस भी हो सकते हैं। एक कॉस अल्फा कॉस बीटा हो सकता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी हो सकता है। तो जो LMN है ये डायरेक्शन कोसाइंस है अगर आपके लाइन के, जिसको हम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कह रहे हैं, इनका जो स्क्वायर होगा वो 1 होगा अगर उनको ऐड करेंगे तो L² + M² + N² ये बराबर होगा 1 के। जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे लाइन के, जब 2 पॉइंट्स आपको मिले हैं, मतलब आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला है, तो डायरेक्शन कोसाइन इस लाइन की जो ज्वाइन कर रहा है इन दोनों पॉइंट को, वो होगा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 डिवाइडेड बाय PQ। PQ क्या है? इसका डिस्टेंस है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। ये इसका डायरेक्शन कोसाइन होता है किसी भी लाइन का। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं किसी लाइन के, वो नंबर जो प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइन के, प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइन के। अगर LMN ये डायरेक्शन कोसाइन है और ABC आपके डायरेक्शन रेशियोज है, तो LMN और ABC में क्या रिलेशनशिप होगा? L होगा a/√a² + b² + c², यानी डायरेक्शन कोसाइन होगा डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। स्क्यू लाइंस क्या होती है? ऐसे कई प्लेन्स हो सकते हैं या ऐसी लाइनें इन प्लेन्स में हो सकती है जो ना तो पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्ट करती हो, अलग अलग प्लेन में हो, इन्हें हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। अब स्क्यू लाइंस के बीच में एंगल निकालने का क्या तात्पर्य है? अगर आप देखें कि ऐसी कोई 2 लाइन हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, किसी एक पॉइंट से ओरिजिन से पास हो रही हो और पैरेलल है इन दोनों ही स्क्यू लाइन से, तो वो एंगल हम निकाल पाते हैं, फिर हम एंगल निकालते हैं स्क्यू लाइंस का। तो अगर ये दोनों आपके डायरेक्शन कोसाइन से 2 लाइन के L1 M1 N1 और L2 M2 N2 ये डायरेक्शन कोसाइंस है, तो थीटा जो होगा एक्यूट एंगल उन दोनों लाइनों के बीच में, वो होगा cos थीटा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर ये दोनों डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 लाइन के और थीटा एक्यूट एंगल है इनके बीच में, तो cos थीटा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं A1 A2 यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 बाय C1 C2 और दोनों के मैग्नीट्यूड अंडर रूट करके डिवाइड कर दीजिए। वेक्टर इक्वेशन किसी भी लाइन का जो पास हो रही है किसी एक गिवन पॉइंट से और उसका जो पोजीशन वेक्टर है A है और पैरेलल है किसी गिवन वेक्टर B की, मतलब पास यहां से हो रही है पैरेलल इससे है, तो A प्लस लैम्डा B। ऐसी इक्वेशन किसी भी लाइन जो पास हो रही है इससे और जिसका डायरेक्शन कोसाइन है ये, डायरेक्शन कोसाइन LMN है, तो आप सीधा x - x1 y - y1 z - z1 बाय LMN इस तरीके से करेंगे। वेक्टर इक्वेशन है लाइन की जो पास हो रही है 2 पॉइंट से और जिनका पोजीशन वेक्टर A और B है, तो आप इसी को थोड़ा सा यहां कर देंगे A प्लस लैम्डा B माइनस A। कार्टेशियन इक्वेशन होगी लाइन की जो पास हो रही है इन दोनों पॉइंट से, वो सिंपली होगी x y z मान के चलिए x - x1 y - y1 z - z1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। अगर थीटा है एक्यूट एंगल इन दोनों के बीच में, तो cos थीटा आएगा B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय इसका मॉड और इसका मॉड। यदि ये और ये दोनों इक्वेशन है 2 लाइंस की, तो जो एक्यूट एंगल होगा इन दोनों लाइनों के बीच में वो होगा cos थीटा L1 L2 M1 M2 N1 N2। और जो स्क्यू लाइंस है उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर होगी इन दोनों लाइंस की। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो लाइंस क्या होगा? अब दो आपके ये जो हमने बनाया इस तरीके की जो इक्वेशन बनेगी, उनके बीच में क्या होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? देखिए B1 क्रॉस B2 डॉट करेंगे A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का यहां पर आपका मॉड्यूलस या उसकी वैल्यू। इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? अगर इस फॉर्म में है तो ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो x2 माइनस x1 बाय y इंटू y, ये बेसिकली x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ये इसके ये वाले वेक्टर्स हैं, इसको लिखना है डिवाइडेड बाय अब इसका ये मल्टीप्लिकेशन करना है। बेसिकली एक तरीके से मैट्रिक्स ही है ये,
यहाँ पर देखेंगे अगर इसको छोड़ेंगे तो B1C2 B2C1 इस तरीके से आ रहा है, इनका स्क्वायर करके ऐड करके रूट से डिवाइड कर देंगे, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन दीज टू लाइंस। और डिस्टेंस पैरेलल लाइन अगर आपके पास है, देखिए पैरेलल इसलिए है क्योंकि ये दोनों B है, B1 B2 नहीं है, इनके बीच में अगर आपको डिस्टेंस करना है तो B करेंगे क्रॉस A2 माइनस A1 करेंगे डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B, यानी कि मॉड जहां भी कह रहा हूं समझिएगा मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन प्लेन की जो d डिस्टेंस है ओरिजिन से और n कैप यूनिट वेक्टर है जो इस प्लेन के नॉर्मल है और ओरिजिन से है, तो r डॉट n कैप इक्वल टू d ये होगा। और इक्वेशन प्लेन का जो डिस्टेंस d है ओरिजिन से और डायरेक्शन कोसाइन उस जो नॉर्मल है उसके उस प्लेन L के वो उस प्लेन के वो LMN है, ये डायरेक्शन कोसाइन है, तो आप कहेंगे Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू d। ये इक्वेशन है प्लेन की किसी पॉइंट से जिसका पोजीशन वेक्टर है a और परपेंडिकुलर है n वेक्टर से, तो आप बोलेंगे r माइनस a, यहाँ पर सारे वेक्टर है, r माइनस a डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। प्लेन ऐसी इक्वेशन प्लेन की जो परपेंडिकुलर हो किसी लाइन के, जो डायरेक्शन को रेशियो जिसके पास हो a b c और जो x1 y1 z1 से पास हो रहा हो, तो सिंपली a इंटू x1 x माइनस x1 b इंटू y माइनस y1 और c इंटू z माइनस z1 ये आप निकाल सकते हैं, इक्वल टू 0 कर देते। अब ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं, अगर आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन जो इनसे पास हो रही है, तो सिंपली आप x माइनस x1 जो आपको ये दिख रहा है उस तरीके से डिटरमिनेंट बना दीजिए, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, बाकी तो आपको x3 x2 माइनस x1 इस तरीके से करना है। जो वेक्टर इक्वेशन है प्लेन की जिसमें तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और जिनका पोजीशन वेक्टर a b c है, वो क्या होंगे r माइनस a डॉट करेंगे b माइनस a क्रॉस c माइनस a, ये वेक्टर इक्वेशन होगी प्लेन की जिसमें तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है और पोजीशन वेक्टर a b c। और प्लेन की इक्वेशन जो कट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को a00 0b0 और 00c पे, वो है x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इक्वल टू 1। और वेक्टर इक्वेशन प्लेन की जो पास हो रहा है इंटरसेक्शन इन दोनों प्लेन के, वो सिंपली होगा r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2, जहां पर लैम्डा है कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट आप बोल सकते हैं। वेक्टर इक्वेशन उस प्लेन की जो पास कर रहा है इंटरसेक्शन दो गिवन प्लेन, आपके पास दो प्लेन है और उनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो उसका क्या करेंगे a1x b1y c1z d1 प्लस लैम्डा दिस इक्वल टू 0। दो प्लेन इस तरीके के अगर कोप्लेनर है तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 विल बी इक्वल टू 0। दो प्लेन ये और ये कोप्लेनर है अगर ये इक्वेशन या ये डिटरमिनेंट वैलिड होगा। वेक्टर फॉर्म में थीटा अगर एंगल है दो प्लेन के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो थीटा क्या होगा कॉस इनवर्स n1 डॉट n2 और बाय n1 n2 इस तरीके से आएगा। जो एंगल है फाई इन दोनों के बीच में, इस लाइन और इस प्लेन के बीच में, वो होगा साइन फाई b डॉट n, इनका मैग्नीट्यूड n कैप का भी और इसका भी। अब जो एंगल है इन दोनों प्लेन के बीच में, वो क्या होगा a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 और डिवाइडेड बाय इनका जो कोएफिशिएंट है x y z का, उसका स्क्वायर करके रूट करके डिवाइड कर देंगे। अब डिस्टेंस पॉइंट का जिसका पोजीशन वेक्टर a है और उसका प्लेन जिससे डिस्टेंस आप मांग रहे हैं, वो क्या होगा d माइनस a और यहां पर n कैप आएगा। अब ये पॉइंट दिया है x1 y1 z1, फिर इसका डिस्टेंस इस प्लेन से क्या करना है आपको, ये x1 y1 z1 x y z की जगह रख देना है प्लस d और डिवाइडेड बाय इनके स्क्वायर करके डिवाइड कर देना है रूट। तो ये बात हुई आपके 3D 3 डायमेंशनल चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।